अकॉर्डिंग टू यू पहले वाली रिलेशनशिप्स जो होती थी और अब की रिलेशनशिप में क्या डिफरेंसेस? अगर हम लव रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं तो पहले उससे पहले आ जाता है लव, प्यार क्या है ना। वो प्यार की डेफिनेशन सबके लिए अलग अलग हो जाती है। बट अगर हम इसमें डेप्थ में जा सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो रिलेशनशिप बेसिकली क्या है कि एक कॉन्सेप्ट है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आज आपने सोचा कि आपको लगता है चीट क्या है। चीट का मतलब है कि अगर आपकी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ है तो वो चीट हो गया, या किसी का बॉयफ्रेंड किसी और के साथ है, या एक टाइम पे 2 लड़कियों के साथ है तो ये चीट है। ये चीट है, ये आपने बोला कि ये चीटिंग है। आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले सबकी 10-10 वाइफ होती थी। आज के हमारे इस पॉडकास्ट में हमारे साथ है जीत राठौर, जो कि एक खुद बड़े यूट्यूबर हैं प्लस कंटेंट क्रिएटर हैं। ये ह्यूमन साइकोलॉजी, ह्यूमन हार्मोन्स और न्यूरोसाइंस पे पढ़ाई कर रहे हैं, और साथ ही साथ एक कपल डायनेमिक्स जो बेसिकली लव रिलेशनशिप किस तरीके से हमें मैनेज करनी चाहिए, किस तरीके से हमें ध्यान रखना चाहिए एक दूसरे का, उस पर स्टडी करते हैं और हमें बता रहे हैं किस तरीके से हम इसको मैनेज कर सकते हैं। साथ ही साथ इस पॉडकास्ट में आपको पता लगेगा कि हम अपने कोई भी एक्टिविटीज़ जो भी हम लोग करते हैं डेली रूटीन में, चाहे वो जिम हो, चाहे वो हमारा अदर लेवल पे वर्कआउट हो, चाहे हम लोग कोई फिज़िकली एक्टिविटी कर रहे हो, या वटएवर हम लव से रिलेटेड कोई काम कर रहे हो या वर्क कर रहे हो, हमारा बिहाइंड दिस माइंड किस तरीके के न्यूरस हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं और हम लोग किस तरीके से सोचते हैं, इसके पीछे क्या काम करता है, हम इस पॉडकास्ट में हमने इसको कवर किया है। और आपको इस पॉडकास्ट के अंदर एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मिलेगी, दैट इज़ रिलेशनशिप आप किस तरीके से अपना मैनेज कर सकते हो, लव किस तरीके से आप स्प्रेड कर सकते हो, और साथ ही साथ आप फीमेल और मेल के हिसाब से आप किस तरीके से आप अपने रिलेशनशिप को हैंडल कर सकते हो। तो इतना सब कुछ आपको इस पॉडकास्ट के अंदर मिलने वाला है। होप आपको ये पॉडकास्ट पसंद आएगा, तो बने रहिए हमारे साथ इस पॉडकास्ट में, और पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं। सो कैसे हो जीत आप? वेलकम टू आवर शो। बिल्कुल बढ़िया, थैंक यू। और बताओ आप, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में? बस बहुत कुछ चल रहा है, और अभी तो फाइनली वी आर हियर एट योर शो, और आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। यू आर डूइंग ग्रेट जॉब। मैंने आपका लास्ट पॉडकास्ट देखा एंड इट्स अ ग्रेट थिंग कि आपने एक इनिशिएटिव लिया है फॉर यूथ टू मोटिवेट, एंड कुछ इन्फॉर्मेटिव भी हो जाए, कुछ एंटरटेनमेंट के साथ। एंटरटेनमेंट, राइट। सो अभी क्या चल रहा है आपकी लाइफ में वैसे, यूट्यूब और इंस्टाग्राम की वीडियोस बनाने के अलावा? सब कुछ चल रहा है अभी। जैसे कि मैंने आपको बताया ही था बैक स्टेज की, मेरा खुद का प्रोडक्शन हाउस है, सो उसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट चलते रहते हैं, तो कुछ इंटरेस्टिंग आता है तो आई ऑल्सो टेक पार्ट इन इट। और उसके अलावा इंस्टाग्राम पे वीडियोस रेगुलरली बनाते ही रहते हैं। नाउ इट्स पार्ट ऑफ अ डेली रूटीन कि ऐसा जैसे ब्रश करते हैं, नहाते हैं, वैसे डेली का एक वीडियो बना लेते हैं। वंस इन अ वीक बनाते हैं हम, बट ऐसा रहता है कि एक थॉट लिख के रख लेते हैं, उसको पूरे वीक के लिए हम लोग शूट करते हैं। और बाकी यूट्यूब वीडियोज़ आती हैं ट्वाइस इन अ वीक, तो वो कर लेते हैं। सो ऐसा है कि ये सारी चीज़ें चल रही हैं, और धीरे धीरे मुझे ऐसा लग रहा है ये यूट्यूब वीडियो और इंस्टाग्राम तो सिर्फ साइड की चीज़ें हैं। इट जस्ट आई एम डूइंग इट फॉर लाइक, मुझे ऐसा लगता है जब ये वीडियोस बना रहा होता हूँ तो आई स्टडी अ लॉट, आई वॉच अ लॉट गुड पीपल्स, उन्हें सुनना, उनकी बातों को समझना, लाइफ को कैसे नेक्स्ट स्टेज पर लेके जाना है उसके बारे में पढ़ना, तो इट मेक मी फील मोर बेटर डे बाय डे। ठीक है, तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये सब पार्ट टाइम है। मेरा तो मेन तो ये है कि अपने आप को जितना इम्प्रूव कर सकें और जितना आगे बढ़ सकें, उसके लिए जितना पढ़ सकें या जितने लोगों को सुन सकें, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। मैं पढ़ता हूँ, ह्यूमन साइकोलॉजी पे भी पढ़ रहा हूँ, न्यूरो साइंस में मुझे काफ़ी इंटरेस्ट है, वहाँ भी मैं पढ़ता रहता हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अभी प्रोफेशनली वी आर परस्यूइंग एनीथिंग, बट स्टिल आई हैव अ इंटरेस्ट एंड अ हॉबी टू गेट टू नो अबाउट कि हाउ ह्यूमन रिएक्ट्स, हाउ ह्यूमन बिहेव इन अ सर्टन सिचुएशंस, उनके माइंड में कौन से केमिकल रिलीज़ हो रहे हैं, क्या हो रहा है, मतलब बैक एंड पे क्या चल रहा है।
जब आप ये सब पढ़ते हो तो यू एक्चुअली गॉट द आंसर्स ऑफ एवरीथिंग, कि आपको हर सवाल के जवाब मिलने लगते हैं धीरे धीरे, जो आपको लगता है कि यार आप इस समय पर ऐसा क्यों रिएक्ट कर रहे थे, या आपको बुरा क्यों लगता है, या आपको अच्छा क्यों लगता है, या जो हम हार्ट ब्रेक फील करते हैं उसमें क्यों होता है, खुशी क्यों मिलती है, खुशी ज़रूरी भी है कि नहीं, इन सारे सवालों के जवाब आपको धीरे धीरे मिलने लगता है। ये बेसिकली आप इनकी बेसिकली आप पढ़ाई करते हो, रिसर्च? हाँ, इनकी रिसर्च करते हैं हम कि कैसे क्यों जब हम इफ़ वी आर हैप्पी तो हमें खुश रहना क्यों ज़रूरी है, या खुश रहना ज़रूरी है भी या नहीं, या जब हम खुश होते हैं तो बैकएंड पे हमारे ब्रेन में क्या चल रहा होता है। मतलब ये तो आपको पता है कि आप खुश हो रहे हो, बट इंटरनली ब्रेन में क्या चल रहा है, ऐसा क्या है जो हमें खुशी फील कराता है। तो और अगर फील कराता है तो हम डायरेक्टली उस चीज़ को क्यों नहीं ले लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग एक नया सब्जेक्ट खोल देती हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है ये कि बस इसको पढ़ो या कुछ है। हाँ, जो लोग थेरेपिस्ट बनना चाहते हैं, या जो लोग जिनका पर्सनल डॉक्टर में करने जाना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, उनके लिए फिर वो एक अलग हो जाता है, क्योंकि उन्हें अगर न्यूरो साइंस से जो न्यूरो साइंटिस्ट हैं या जो डॉक्टर्स हैं, न्यूरोलॉजिस्ट हैं, उनको ब्रेन के रिलेटेड काफ़ी चीज़ें करनी पड़ती हैं। पर मुझे अब ऐसा लगता है इन्हें पढ़ के कि ये हर एक इंसान को पता होनी चाहिए। मतलब इट्स टू बेसिक, इट्स टू इम्पॉर्टेंट टू अस कि ये सबको पता होनी चाहिए, बट लोगों को पता नहीं है। और करना चाह रहे हैं। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि फिर ना आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हो। अगर जब आपको पता चलता है ना, तो आप समझ जाते हो कि ये आप क्यों रिएक्ट कर रहे हो, या आगे वाला भी क्यों कर रहा है। तो जब आप वो साइंस समझ जाते हो तो आप इतना ज़्यादा गुस्सा नहीं करते या इतना ज़्यादा परेशान नहीं होते। तो खुशी होते तो वो काम करते हैं अपने। हाँ, क्योंकि उन्हें पता है कि ये क्यों हो रहा है, कोई भी इंसान क्यों कर रहा है, उसका हैबिट कैसे क्रिएट होती है, आप क्यों कोई किसी चीज़ को रिपीटेड वे में करते हो। तो ये जब आप समझ जाते हो कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, इन सवालों के जवाब जब आपको मिल जाते हैं। लोगों को ये तो पता है मुझे बुरा फील होता है, या मुझे गुस्सा आता है, मुझे ये खाने का मन नहीं करता, पर क्यों नहीं करता, वो सवाल ज़रूरी है कि क्यों, मतलब ऐसा क्यों हो रहा है, कि आप ऐसा ही क्यों हो। लोग बोलते हैं मैं तो ऐसा ही, क्यों। एंड अकॉर्डिंग टू यू, पहले वाली रिलेशनशिप्स जो होती थी और आपकी रिलेशनशिप में क्या डिफरेंसेस? अगर हम लव रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं तो पहले उससे पहले आ जाता है लव, प्यार क्या है ना। वो प्यार की डेफिनेशन सबके लिए अलग अलग हो जाती है। बट अगर हम इसमें डेप्थ में जा सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो रिलेशनशिप बेसिकली क्या है कि एक कॉन्सेप्ट है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आज आपने सोचा कि आपको लगता है चीट क्या है। चीट का मतलब है कि अगर आपकी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ है तो वो चीट हो गया, या किसी का बॉयफ्रेंड किसी और के साथ है, या एक टाइम पे 2 लड़कियों के साथ है, तो ये चीट है। ये चीट है, ये आपने बोला कि ये चीटिंग है। आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले सबकी 10-10 वाइफ होती थी, तब कोई चीटिंग नहीं कर रहा था। शाहजहाँ की जो चौथी वाइफ थी मुमताज़, उसके लिए उसने ताजमहल बनाया, बट तो तब चीटिंग नहीं थी, या प्यार नहीं था। हाँ, प्यार था, बट ये सिर्फ उसे मेल पे ही क्यों एप्लीकेबल, वुमेन पे क्यों? ऐसा नहीं है कि वुमेन पे नहीं है, या वुमेन ऐसी। मुझे ऐसा लगता है कि जब भी पावर में आता है ना कोई भी इंसान, वो वहाँ पे अपने हिसाब से चीज़ें करने लगता है। लड़कियों की बदकिस्मती बोल लो या कुछ भी बोल लो, वो पावर में आ नहीं पाई जस्ट बिकॉज ऑफ उनके जेनेटिक्स रहते थे कि वो उस पावर को कभी, सबसे पहले हमारी पावर का मतलब हमारे लिए क्या था, मसल पावर। तो ह्यूमन जेनेटिक्स ही ऐसे हैं कि फीमेल्स को बचपन से ही कोई मसल पावर नहीं है। मतलब वो कितना भी मेहनत करे पर वो एक मेल को कभी डोमिनेट नहीं कर पाएंगी मसल के मामले में। तो इस वजह से मसल ज़्यादा मेल्स में, तो वो डोमिनेट करने लग गए सोसाइटी को। उसकी वजह से मेल्स ने कुछ रूल बनाए। अब बेसिकली क्या है, ये कॉन्सेप्ट है। मैं ये नहीं बोल रहा कि ये सही है या वो गलत है, या वो सही है या ये गलत है। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट है। आपने आज से 10 साल पहले या 100 साल पहले जाके किसी लड़की, सब अगर आपकी 4 वाइफ है, चारों वाइफ
हिंदू भी और मुसलमान भी, सभी लोग, ऐसा नहीं है कि हिंदू मुस्लिम, बहुत सारे आप मेवाड़ के राजा देखोगे जो थे, महाराणा ये प्रताप के जितने भी पीछे के वंशज थे, महाराणा प्रताप की तो एक ही वाइफ थी, पर उनके पीछे आप जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे राजा रहे हैं जिनके 3-3 4-4 वाइफ रही हैं, बच्चे 25-25 बच्चे रहे हैं। तो उस टाइम पे अगर आप देखेंगे तो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है, 4 वाइफ है, चारों आराम से रह रही हैं घर में, मे बी बेस्ट फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, हमें नहीं पता कि महल के अंदर क्या चल रहा है, बट बहुत सारी ऐसी बुक्स आपको देखने को मिल जाएंगी जिनमें ये कहानियाँ हैं महल के अंदर की कि अब वो लोग बेस्ट फ्रेंड्स हैं या कुछ है। क्यों? उनमें जेलसी नहीं है। जेलसी क्यों नहीं है? क्योंकि उनका हस्बैंड तो चीट ही कर रहा है ना एक्चुअल में। क्यों नहीं है? क्योंकि एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस नहीं किया गया कि एक लड़का एक लड़की के साथ ही रह सकता है, ये कॉन्सेप्ट नहीं था। ये कॉन्सेप्ट कब आया? ये कॉन्सेप्ट आया जब मूवीज़ आई। जब हमने मूवीज़ देखी तब आपने पहली बार जब रिलेशनशिप में रहे होगे, आपने क्या सोचा होगा कि आपको कैसे पता चला कि एक लड़की से ही प्यार करना है और मैं एक लड़की मेरे से प्यार करेगी और तब हम एक दूसरे के साथ रहेंगे? यहाँ भी शायद देखा आसपास मूवीज़ है, मूवीज़, सिर्फ मूवीज़ देखी आपने, ठीक है। बॉलीवुड मूवी का इतना बड़ा इम्पैक्ट है। बॉलीवुड क्या, कोई भी मूवी या कोई भी आर्ट फॉर्म, कोई भी गाना हो सकता है, कोई भी आर्ट फॉर्म ने आपको ये बताया कि प्यार ऐसे होता है, ये होता है प्यार। तो आपने क्या किया, ये कॉन्सेप्ट देख लिया। तो अभी जो भी हम इस पॉडकास्ट में बोलने वाले हैं, मैं ये इसलिए समझा रहा हूँ कि वो सब एक कॉन्सेप्ट है। आपको अपने ब्रेन को ये खोलना पड़ेगा इस लेवल पर कि जो भी आप सोचते हो, जो भी आप बोलते हो, वो कॉन्सेप्ट है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, जिसमें हमें ढाला गया है। अब आपके लिए इस मोमेंट के बाद सारी चीज़ें झूठ हो जाएंगी कि एक लड़की के साथ रहना, ये भी तो एक कॉन्सेप्ट ही है। अब शायद ये सबसे इफ़ेक्टिव कॉन्सेप्ट है, इसीलिए ये अभी तक चल रहा है, ये आप मान सकते हो। क्या पता उस टाइम पे 3-4 कॉन्सेप्ट्स को इंट्रोड्यूस किया गया हो अलग अलग इंसान के, हाँ, उस टाइम पे वो इफ़ेक्टिव हो, इस टाइम पे ये इफ़ेक्टिव है। क्यों? क्योंकि पहली बात तो अफोर्डेबिलिटी, अफोर्ड नहीं कर सकते आप एक से ज़्यादा रिलेशनशिप। सेकंड चीज़ ये है कि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप, पहले राजा है उसको कोई मतलब नहीं है, उसके पास बहुत पैसा है, वो जा रहा है अपना, और पहले खर्चा भी नहीं है, मेनली आपको ना कहीं सोसाइटी से कुछ करना है, ना कंपैरिजन है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। जस्ट कि आपने एक रिलेशनशिप बना लिया, वो घर में है लड़की, बस आज के टाइम पे ऐसा नहीं है, आपको शॉपिंग भी करवानी है, चीज़ें करनी है। तो वो धीरे धीरे वो कॉन्सेप्ट बिल्ड होता गया, ठीक है। जब आपका ये कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाता है तो स्लोली ग्रेजुअली आपको समझना पड़ेगा कि रिलेशनशिप जो भी है, जो भी आप बोलते हो रिलेशनशिप, वो एक कॉन्सेप्ट है और हम सब उस कॉन्सेप्ट को सर्व करते हैं, ठीक है। आप किसी भी रिलेशनशिप में जाओ, बस आप सर्व कर रहे हो। बट ये है कि अब उस कॉन्सेप्ट को कैसे आप सर्व कर रहे हो, कैसे आप एक हेल्दी वे से सर्व कर सकते हो, आप कैसे एक नेगेटिव वे से सर्व कर सकते हो, क्यों रिलेशनशिप टूट जाते हैं, क्यों रिलेशनशिप नहीं टूटता है, ये उसके अब आगे का कॉन्सेप्ट है कि कैसे वो चलेंगे। बट रियलिटी ये है कि हमें कॉन्सेप्ट को बस सर्व कर रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। एंड अकॉर्डिंग टू यू, पहले वाली रिलेशनशिप्स जो होती थी और अब की रिलेशनशिप में क्या डिफरेंसेस? सबसे बड़ा जो डिफरेंस मुझे लगता है वो ये है कि अब लोगों के पास बहुत ज़्यादा न्यू कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हो रहा है, सब बहुत कुछ नया है। अच्छा ये भी हो सकता है, अच्छा मैं बाहर भी जा सकती हूँ, मैं ये भी कर सकती हूँ। सो जो डिवोर्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता कभी, बट हाँ सहूलियत के लिए बनाया गया, जो लोग सच में नहीं रह सकते। आपने कभी किसी भी इंसान ने आप ना कभी अपनी घर में आप देखोगे, आपकी बहन से लड़ाई हो, भाई से लड़ाई हो, आप ये थोड़ी बोलते हो ब्रेकअप हो गया, कितना भी ना पसंद हो, पर वो रहता आपका भाई है, क्योंकि उसमें ब्रेकअप का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हाँ, शायद फ्यूचर में कभी हो या ना हो, बट आप आज अपनी बहन से नफरत कर सकते हो क्योंकि उसने आपको मार दिया या भाई ने मार दिया, कल आप उससे फिर से प्यार करने लग जाओगे, कल आप उसको बिठाओगे, खाना खिलाओगे, उसको ज़रूरत होगी तो पैसे दोगे, सारी चीज़ें। पर आजकल क्या होता है कि अब क्या है, जो लव रिलेशन है उसमें ब्रेकअप का कॉन्सेप्ट है, जिसकी वजह से लोग ब्रेकअप करते हैं, ठीक है। एक्चुअल में अगर हमें सोचा जाए, पहले ज़माने के रिलेशनशिप क्यों चल रहे थे? क्योंकि वहाँ पे डिवोर्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस नहीं था, लोगों के पास इंटरनेट नहीं था, एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे थे। अब लोगों के पास बहुत सारी चीज़ें हैं। बट ये कई मामले में सही भी है, जिनको एक्चुअल में झेलना पड़ता था। मैं एक बात बताऊं कि सही भी है और गलत भी है। मैं एक ऐसा इंसान हूं कि मैं हर एक चीज़ को
एक लिमिटेड वे में लेके चलता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि सही गलत कुछ नहीं होता। अब ये बात भी सच है कि सही गलत भी एक कॉन्सेप्ट है। आप इस साइड खड़े हो और आप यहाँ से, मैं एक मूवी देखने गया था उरी, विकी कौशल, उसमें एक सीन आता है लास्ट में वो इंसान का गला तोड़ता है या काटता है, जो भी है, कुछ ऐसा है सीन, और पब्लिक थिएटर में तालियां बजा रही होती है। मेरे दिमाग में पता है क्या चल रहा होता है? मेरे दिमाग में ये चलता है कि यार एक इंसान का गला काट रहा है और पब्लिक चीखें मार रही है। क्यों कर रही है? कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हम इस तरफ खड़े हैं तो हमें लगता है उस तरफ गलत है। यहाँ से कोई इंसान पाकिस्तान के किसी इंसान को मारेगा तो वो हमारे लिए सही है, उसके लिए गलत है, और वो उधर से मारेगा तो हमारे लिए वो गलत होगा, उसके लिए सही है, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ मेडल मिल जाएगा उनके लिए। तो क्या हुआ कि सही और गलत ये तब डिफाइन होता है आप किस तरफ खड़े हो। अगर आप मेरी तरफ खड़े हो तो आप मेरे लिए सही हो, आप उस तरफ खड़े हो तो आप गलत हो। सिर्फ सही गलत का ये कॉन्सेप्ट है। तो जो भी मैं इस पॉडकास्ट में बोल रहा हूँ वो सही और गलत नहीं है कि पुराने ज़माने में बिल्कुल सही था या पुराने ज़माने में गलत था। हाँ, हम कहीं बीच में जाके रुक सकते हैं जो सही और गलत से। देखो, लाइफ इज़ नॉट ब्लैक और वाइट, इट्स ग्रे। तो हमें ये समझना होगा कि ज़िंदगी ग्रे है, ब्लैक एंड वाइट नहीं है। लोग ना, क्या ये सही है, क्या ये सही है, ऐसा नहीं होता। क्या पुराने ज़माने में बिल्कुल सही थे? नहीं। क्या अभी बिल्कुल सही है? नहीं। ठीक है, हमें ये समझना पड़ेगा कि ब्लैक एंड वाइट का कॉन्सेप्ट नहीं है, ग्रे का कॉन्सेप्ट है। हमें यहाँ पे ये समझना है कि ग्रे लाइफ है, लाइफ ब्लैक एंड वाइट पे नहीं जाती है। तो पुराने ज़माने में जो सही चीज़ थी वो एक ही चीज़ थी कि पीपल डोंट हैव दैट मच ऑप्शन, तो वो चेंज करने के बारे में ज़्यादा कम सोचते थे और अपने आप को उस इन्वायरमेंट में डालने के बारे में ज़्यादा सोचते थे। अपने आप को हैबिचुअल बनाने, मतलब जैसे भी भले ही काम करना पड़े या फैमिली के साथ रहना पड़े, उन चीज़ों को ज़्यादा सीखने में टाइम देते थे। आजकल क्या है, लोग स्किप कर देते हैं। इफ़ आई एम नॉट फीलिंग गुड विद यू, या तो मैं डिवोर्स ले लूँ या भाग जाऊँ, यहाँ से चले जाऊँ, या तो फिर मैं आपको स्किप ही कर दूँ। आई एम ऑल टाइम ऑन माई फ़ोन या लैपटॉप, या मैं इन सब चीज़ों पे, हाँ, मतलब इग्नोर कर दूँ मैं उस चीज़ को। तो यहाँ पे लोग एफ़र्ट्स की कमी आ जाती है। अभी उस टाइम पे क्या था, आपके पास कुछ नहीं है, आप सोचते हो ठीक है यार जैसा भी है ये इंसान है, तो आप उसके साथ रहते हो, ठीक है। तो फिर आपको समझ में आता है कि अच्छा हाँ, ये सही, ये गलत, ये हो रहा है। तो वो पहले था। हाँ, अब कुछ एक्सट्रीम केसेस में, जैसे पहले कोई हस्बैंड किसी को मारता होगा या कोई फिज़िकल वायलेंस बहुत ज़्यादा हो गई क्योंकि वो हस्बैंड ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड अपनी लाइफ से, वहाँ पे शायद गलत हो रहा था, क्योंकि वहाँ पे फिर भी उस लड़की को रहना पड़ रहा था या लड़के को भी रहना पड़ रहा था। कोई ऐसा केस हो जिसमें ऐसा कुछ हो रहा हो, तो फिर वहाँ पे ये चीज़ सही हुई कि अभी जैसे लोगों के पास ऑप्शन है, पर लोग उस ऑप्शन को बहुत गलत वे में यूज़ करते हैं। तो वो मुझे लगता है कि वो नहीं करना चाहिए। बट हाँ, रिलेशनशिप इवॉल्व हो रहे हैं धीरे धीरे, बट लोगों को समझ में आएगा एक पर्टिकुलर टाइम पे कि इट्स नॉट, मुझे जो लगता है रिलेशनशिप इज़ नॉट अबाउट कि आप कितना अच्छा इंसान ढूंढ सकते हो, क्योंकि हर चीज़ से अच्छा कोई ना कोई तो है। परफेक्ट तो शायद मुझसे अच्छा कोई और होगा, उससे अच्छा भी कोई और होगा। तो इट्स नॉट अबाउट कि आपको, शायद आपको मिलने वाला भी हो। द पॉइंट इज़ कि आपको मिल भी जाए, पर आपको ये चूज़ करना है कि मुझे किसके साथ रहना है। इफ़ यू हैव दैट चॉइस, लोग बोलते हैं सर मुझे उससे प्यार हो गया, या मुझे इससे प्यार नहीं, मुझे उससे प्यार नहीं। इट जस्ट यू हैव अ वेरी वीक इमोशनल इंटेलिजेंस इन योर हेड, जिसकी वजह से आप अपने इमोशंस को मैनेज नहीं कर पा रहे हो और आप भाग रहे हो। ठीक है, आप इधर भाग रहे हो, आप उधर भाग रहे हो क्योंकि मुझे पसंद है, और लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि एवरी रिलेशन बिकम बोरिंग आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, एक वक्त के बाद सब रिलेशनशिप बोरिंग हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपको चूज़ करना होगा कि आई वॉन्ट टू बी विद दिस पर्सन। उसको कैसे एंटरटेन रखें अगर कोई चीज़ बोरिंग होती भी है, लेकिन मुझे पता है कि एक टाइम बाद तो बोरिंग होनी ही होनी है। और वो उस रिलेशनशिप की बात नहीं है, अपने पेरेंट्स की बात कर लो, भाई बहन की बात कर लो। देखो क्यों बोरिंग होती है, सबसे पहले हम इस बात को समझते हैं, क्योंकि 90% ऑफ द टाइम 90% लोग 30 के बाद मर जाते हैं। मर जाने का मतलब ये है कि दे डोंट पुट एफर्ट्स इन देयर लाइफ। उनको एक अच्छी जॉब मिल गई, शादी हो गई, एक अच्छी लड़की मिल गई, और माँ बाप हैं घर पे, सब कुछ स्टेबल हो गया। जब जो भी हमने बचपन से कॉन्सेप्ट में सुना था
कि एक लड़के को या लड़की को क्या चाहिए, वो सब आपको 30 तक मैक्सिमम लोगों को मिल जाता है। कुछ मान सकते हैं 10-20% हो गए जिनको नहीं मिलता है, बट मैक्सिमम लोगों को मिल गया। अब क्या हो रहा है उसके बाद यू आर आउट ऑफ योर गोल्स, आपके पास गोल ही नहीं है कुछ, अभी क्या करोगे, ठीक है। उसके बाद आप बैठे हो, तो अब क्या है कि वहाँ पे रिलेशनशिप बोरिंग से एंटरटेनमेंट जो आप पूछ रहे हो वो कैसे बनेगा। फर्स्ट चीज़ ये है कि क्या आप एंटरटेनमेंट शेयर कर रहे हो, जो कि हर एक आदमी कर रहा है। आप मूवीज़ देखने जा रहे हो, चीज़ें कर रहे हो एंड ऑल दैट। दूसरी चीज़ ये है कि क्या आप एक साथ मिलके कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हो। जितने लोग भी देख रहे हैं, आप खुद अपने आप से एक सवाल पूछो, अगर आपकी गर्लफ्रेंड है, आपने कितनी चीज़ें उसके साथ एक्सपीरियंस की है। एक्सपीरियंस मतलब फर्स्ट एक्सपीरियंस। उसने भी, हाँ, जैसे उसने भी पहली बार स्काई डाइविंग की हो, आपने भी पहली बार की वो, और आप पहली बार स्विमिंग के लिए गए हो, कुछ किया, काफ़ी चीज़ें हैं, पर कितना, 10 होंगी, हाँ 10 चीज़ें। अब अगर कोई इंसान 1 साल से रह रहा है, आपने सिर्फ 10 चीज़ें ट्राई की। 1 साल से आप 365 दिन, 1 साल तो मैं कम बोल रहा हूँ, लोग काफ़ी सालों तक रहते हैं, पर आप 10 चीज़ें भी नहीं ढंग से ट्राई की। पहली चीज़ एंटरटेनमेंट साथ में हो रही है कि नहीं, दूसरी चीज़ एक्सपीरियंस साथ में हो रहा है कि नहीं, तीसरी चीज़ जो है वो आप लर्न कर रहे हो कि नहीं एक दूसरे के साथ, क्या चीज़ें आप दोनों ने साथ में सीखी। सब बिहेवियर भी, बिहेवियर तो है, पर दोनों ने एक साथ क्या सीखा, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। वो नहीं कोई सीखता है। लोग सोचते हैं खुश रहें, अरे खुश कैसे रहोगे, ठीक है, ऐसे ड्यूटी नहीं है मेरी आपको खुश रखना। अगर आप रिलेशनशिप में हो तो लोग सोचते हैं कि खुश रहें, वो ऐसे खुश नहीं रहा जा सकता। आपको ये समझना होगा कि ये तीनों चीज़ें जब आप करते हो, फर्स्ट चीज़ एंटरटेनमेंट, सेकंड थिंग इज़ एक्सपीरियंस एंड थर्ड थिंग इज़ लर्निंग। आप सीख रहे हो कि नहीं। आपने शायद स्विमिंग सीखी साथ में, या फिर आपने शायद फिटनेस का कोई गोल बनाया, मतलब साथ में कोई गोल है या नहीं आपका, ठीक है, एक कंबाइन गोल। अब क्या हो रहा है, 30 के बाद लड़की घर पे बैठी है या वो अपनी जॉब पे जा रही है, लड़का अपनी जॉब पे जा रहा है, शाम को आके मिलते हैं, एक दिन संडे वाले दिन छुट्टी होती है, दोनों मूवी देखने चल जाते हैं, बस। और आप, हाँ, डेली रूटीन को भी हम एंटरटेनमेंट बना सकते हैं कि हम दोनों ने एक फ़िटनेस गोल बना लिया, अब सुबह 1 घंटा हम दोनों साथ में, वो भी नहीं कर रहे लोग। अब दिक्कत पता है क्या है, लोग सोच रहे हैं मैं बैठा हुआ हूँ, मुझे खुशी मिल जाए। इस तरीके से नहीं मिलेगी खुशी। इज़ अ आउटपुट ऑफ समथिंग, हैप्पीनेस इज़ अ आउटपुट ऑफ समथिंग। जो भी आप करते हैं, आपका ब्रेन आपको उस चीज़ के लिए रिवॉर्ड देता है। सपोज़ कि आपने ये पॉडकास्ट प्लान किया था और आपके दिमाग में होगा काफ़ी टाइम से, और ये आज हो रहा है, तो आपके ब्रेन के अंदर एक हल्की सी हैप्पीनेस आ रही है। इसके बाद मुझे लगेगा आई डिड माय वर्क। हाँ, तो वो क्यों है, क्योंकि आपका ब्रेन कहीं ना कहीं उसको रिवॉर्ड दे रहा है, आपको एक प्राइज़ दे रहा है। सपोज़ कि आपका ब्रेन ना क्या है, प्रिंसिपल की तरह है। आप जो भी कुछ करते हो, अच्छा बुरा, आपको उसके लिए प्राइज़ देता है, ठीक है। आप बोलते हो कि मुझे अभी कुछ नया एक्सपीरियंस करना है, आप करने जाओगे, उसके लिए ब्रेन आपको एक प्राइज़ देगा, ठीक है। आपने कुछ बुरा किया, उसके लिए ब्रेन आपको प्राइज़ देगा। तो ब्रेन आपको रिवॉर्ड दे रहा है। अब अच्छा बुरा वो आप पे डिपेंड करता है, आप क्या काम कर रहे हो। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं जो अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं, और सबकी प्रॉब्लम में एक चीज़ कॉमन होती है। मैं एक सवाल पूछता हूँ कि आपका डेली रूटीन क्या है, तो उनका डेली जो रूटीन होता है वो होता है, हम सुबह उठे, हमने ब्रश किया, नहाए, फिर उसका बैठ गए, फिर यूट्यूब पे वीडियो देख रहे थे, फिर खाना खा लिया, फिर बैठे हुए हैं, फिर बाहर चले गए, फिर वापस आए, फिर मैंने कहा अगर ऐसा मेरा भी रूटीन होगा ना, तो मैं भी शायद डिप्रेस फील करने लगा। द पॉइंट इज़ की इज़ योर डिसिप्लिन। जब मैं लोगों को बोलता हूँ आप वर्कआउट क्यों नहीं कर रहे, जब आप वर्कआउट करते हो, अच्छा हैप्पीनेस का अगर कोई शॉर्टकट है, दैट इज़ ए फिज़िकल एक्सरसाइज। अगर आप, और इंडिविजुअली ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लोगों को लगता है हम रिलेशनशिप में आए, इसके बारे में बात करेंगे क्योंकि ये फिर टॉपिक रह जाएगा। जो फिज़िकल एक्सरसाइज है वो शॉर्टकट है हैप्पीनेस का, क्योंकि हमारी बॉडी, जैसे हम कोई भी फिज़िकल एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं, हमारी बॉडी हमें रिवॉर्ड करती है, सीधा एक डोपामिन रिलीज़ होता है। डोपामिन इज़ अ हार्मोन ऑफ हैप्पीनेस इन अवर ब्रेन। एक छोटा सा केमिकल है जो हमारे ब्रेन हमें देता है। जब कुछ भी आप अच्छा करोगे
तो हमारे ब्रेन में डोपामिन रिलीज़ होगा। अच्छा मतलब जो भी चीज़ डोपामिन को ट्रिगर करती है, कुछ भी चीज़ नहीं बुरी भी, जैसे कि कोकेन। तो अगर आप कोकेन लेते हो तब भी डोपामिन रिलीज़ होता है, इसलिए लोग एडिक्टेड होते हैं कोकेन की, ठीक है, क्योंकि वो डोपामिन रिलीज़ होता है। बट दिक्कत ये होती है कि जब आप उसको बार बार करते हो तो आपका ब्रेन एफिशिएंटली खुद नहीं रिलीज़ कर पाता, उसको कोई ना कोई सहारे की ज़रूरत होती है। तो जो लोग कोकेन लेते हैं उनको क्यों सिम्टम्स होते हैं, हाथ कांपते हैं, चीज़ें होती हैं, क्योंकि उनका ब्रेन खुद से वो हार्मोन रिलीज़ करना या केमिकल रिलीज़ करना बंद कर देता है अपने ब्रेन में, ठीक है। इस वजह से वो लोग कांपने लगते हैं, उनसे खुद कंट्रोल नहीं होता, ठीक है, क्योंकि अब उनका ब्रेन खाली हो रहा है, वो रिलीज़ नहीं हो रहा है। और उनको आदत पड़ी हुई है, सपोज़ कि आप जब एक्सरसाइज करते हो, दिस इज़ ज़ीरो लेवल, आप जब एक्सरसाइज करते हो तो आपका ब्रेन इतना सा रिलीज़ करता है, ठीक है, डोपामिन। और जब आप कोकेन लेते हो तो आपका ब्रेन इतना डोपामिन रिलीज़ करता है। अब द पॉइंट इज़ आपको इधर रहने की आदत पड़ जाएगी। अब आप एक्सरसाइज भी करोगे तो यहाँ तक पहुँच सकते हो, तो अगर आपको यहाँ रहने की आदत पड़ गई देन इट्स अ बैड थिंग फॉर यू। तो इसीलिए जितने भी एडिक्टिव सब्सटेंस होते हैं वो सब डोपामिन रिलीज़ करते हैं। तो वैसे अगर आप नॉर्मल इंसान हो, कोई भी नशा नहीं करते हो, कुछ भी नहीं करते हो, तो आपके लिए एक्सरसाइज इज़ अ बेस्ट वे टू बी हैप्पी, टू स्टे हैप्पी इन योर लाइफ, ठीक है। आप बहुत खुश रह सकते हो अगर आप डेली एक्सरसाइज करते हो, क्योंकि किक स्टार्ट मिल जाएगा आपको मॉर्निंग में ही आगे चलने के लिए। ओके, एंड मेरा सेकंड जो क्वेश्चन है दैट इज़ रिलेशनशिप के अंदर, लव रिलेशनशिप में आई पर्सनली नोटिस, जो मेरे साथ भी और आई थिंक सो वो सबके साथ भी मुझे लगता है, आई थिंक हो भी सकता है, कि हम एक दूसरे की अच्छाइयों को देखने से कम देखने हैं, उसकी जगह हम उनकी बुराइयां देखते हैं। ऐसा क्यों? शायद ह्यूमन नेचर है इसलिए, या हम टोंट ज़्यादा देते हैं कि यार तू ये मत कर, रेदर देन कि यार ठीक है तू ये भी कर सकता है। दोनों ही तरीके बोलने के, तू मत कर, एक तू ये भी कर सकता है, दोनों में फ़र्क है। अब द पॉइंट इज़ कि आप जो भी एक बोर्ड है ना, उस पर ब्लैक मार्क लगा दोगे तो सब लोग बोलते हैं कि अरे इस पे ब्लैक मार्क है, उन्हें ब्लैक मार्क दिखता है, पूरा बोर्ड नहीं दिखता है। या कई बार आप किसी के लिए कितना भी कर लो पर एक गलती कर दोगे तो वो ये बोलेंगे कि अरे यार तूने ये गलती कर दी, वो आपकी लाख अच्छी चीज़ें नहीं देखते। हाँ, तो ऐसा क्यों है? पहली बात तो ये है कि हमारा ब्रेन इस तरीके से डेवलप हुआ है। ऐसा क्यों? हम जंगल में रहते थे बहुत सालों पहले, आपको याद नहीं होगा तो हम जंगल में रहते थे और तब क्या होता था कि हम लोग ऐसी चीज़ों के लिए ट्रेन थे कि परफेक्शन के अंदर इनपरफेक्शन ढूंढने के लिए। क्यों? क्योंकि झाड़ियों में अगर कहीं आइस दिख रही है आपको वो ढूंढना है, क्योंकि कहीं क्या पता शेर, भेड़िया, कोई कुछ भी हो सकता है, तो आपका ब्रेन उसको कैच करता था। अब हमारी एवोल्यूशन ही इस तरीके से हुई है कि हम अच्छी चीज़ों में बुरी चीज़ों को देखेंगे। क्यों? क्योंकि जंगल में सब कुछ परफेक्ट है, पेड़ वेड़, उसके बीच में कहीं आपको ब्लैक स्पॉट दिख गया, वहाँ भेड़िया है या वहाँ कोई वाइल्ड एनिमल है या वहाँ कोई स्नेक है, वो देखने के लिए हमारा ब्रेन बहुत तेज़ी से डेवलप हुआ है। क्योंकि लोगों को सालों साल ये उनको ट्रेनिंग दी जाती थी कि इस तरीके से आपको पकड़ना है, मतलब नॉट कॉन्शियसली ट्रेनिंग दी जाती थी बट अनकॉन्शियसली माँ बाप अपने बच्चों को ट्रेन कर देते कि आपको बचना है जंगल में तो ये सीखना पड़ेगा। तो अब क्या हुआ, हमारा ब्रेन एवोल्यूशन के दौरान ही इस तरीके से इस तरह से डेवलप हुआ कि हमें इम्परफेक्शन दिखेगा चीज़ों में। बट द पॉइंट इज़, इसका सवाल सिर्फ इतना सा है कि पहली चीज़ एम्पैथी क्या होता है कि आज मैं बोलूँ कि यार क्या सेटअप है ये, क्या सेटअप किया आपने, या कुछ अच्छा नहीं है कुछ, बट अगर मैं आपकी जगह बैठूँ और मैं ये देखूँ कि यार कोई इंसान शुरू कर रहा है कुछ नया और इतना सब कुछ कर रहा है, तो इसके लिए ये भी चाहता है। और मैं अपने लेवल पे बैठ के देखूँ कि यार मेरा प्रोडक्शन हाउस है, मेरे पास 4 कैमरा है, मैं ये वो, तो फिर मुझे आपकी बात समझ में नहीं आएगी। इसे कहते हैं एम्पैथी, कि मैं आपके जूते में अपना पाँव रख के देखूँगा कि आप क्या फील कर रहे हो। तो अगर एम्पैथी है किसी के अंदर तो रिलेशनशिप में वो ये फील कर सकता है कि आगे वाले इंसान ने जो गलती की वो क्यों की, ठीक है। तो सबसे पहले एम्पैथी आती है कि आप किस तरीके से फील करते हो, आगे वाला इंसान कैसे फील कर रहा है, ये आपको पता चल सके। दूसरी चीज़ है सेल्फ अवेयरनेस, ठीक है। इफ़ यू आर अवेयर अबाउट द थिंग्स, लोग बोलते हैं हमसे गलती हो गई या हमारे पार्टनर से गलती हो गई,
मैं ये बोलता हूँ कि गलतियों से ही तो सीख के आगे बढ़ना है ना। द पॉइंट इज़ कि ऐसा मुझे बता दो कब कौन सा टाइम आने वाला है जब आपसे गलती नहीं होगी, या आपको क्या लगता है आपने आगे 50 साल रिलेशनशिप चलाना है तो क्या आपके माँ बाप से या आपसे कभी गलती नहीं हुई होगी फ्यूचर में? डेफिनेटली पास्ट में भी हुई होगी, फ्यूचर में भी हुई होगी और होती रहेंगी। हमें परफेक्शन की इतनी आदत पड़ गई है, इट्स नॉट अबाउट बीइंग परफेक्ट। हम परफेक्ट नहीं हो सकते और हमें परफेक्शन को चेज़ भी नहीं करना है। हमें सिर्फ ये चीज़ करनी है कि जो हमारे लिए ज़रूरी है, या जो हमें एक, जैसे ये दो लोग हैं, ये इनकी कमियां हैं, ये कमियां हैं, ये खूबियां हैं, ये कमियां, ये खूबियां हैं। अब बस कोई हमें ऐसा इंसान मिल सके जिसके साथ हम ऐसे बन सकें, बस कोलैप्स करें, कि ऐसा ना हो कि दोनों में सेम कमियां हैं और दोनों बैठे हुए हैं और ज़िंदगी ख़राब हो जाए। ठीक है, इन द एंड ऑफ द डे आपको लाइफ चलाने के लिए एक रिलेशनशिप चाहिए, और रिलेशनशिप चला, कल रात को ही मैं अपनी फ्रेंड से डिस्कस कर रहा था और शी इज़ अराउंड लाइक 30-31, तो अभी उसकी शादी नहीं हुई है, तो 2 रिलेशनशिप गए हैं, बहुत ख़राब गए हैं, नाम नहीं बता रहा हूँ, बट तो वो शादी के बारे में बात कर रहे थे कि हम होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए एंड ऑल। मैंने कहा कि इन द एज ऑफ 20 ऐसा लगता है शादी वादी सब बेकार है, बेकार कॉन्सेप्ट है, क्योंकि शायद हो भी सकता है, मान लेते हैं एक बात के लिए, बट आफ्टर 30 ना, जब आप अपने फ्रेंड को बोलते हो कहाँ है, क्या कर रहा है, वो बोलता है कि यार मेरी तो शादी हो गई, वाइफ से पूछना पड़ेगा, वो आने नहीं देगी, उसका कुछ प्लान है संडे का, तो उसकी छुट्टी होती है वीक में एक ही बार, बच्चे को एक, तो फिर आप अकेले बैठे रहोगे, देन यू फील दैट एम्प्टीनेस। अभी क्या है, 4 दोस्त हैं, चारों दोस्तों के पास बहुत टाइम है, बहुत वेले बैठे हैं, तो आपको नहीं पता चलेगा। तो रिलेशनशिप की वैल्यू उस टाइम पता चलती है। ठीक है, तो ये जो गलतियाँ हैं ना, अब गलती हो गई या इम्परफेक्शन हो गई, पहली बात तो ये बताओ, अगर वो इम्परफेक्शन पहले से थी तो क्या आपको रिलेशनशिप पे आते वक्त नहीं दिखी? पहले से थी ना, आपको दिखनी चाहिए वो, अगर पहले से है। और अगर बाद में आई है तो या तो आपने उस इंसान को पहले अवेयर नहीं किया, क्योंकि अगर ये मेरी कोई हैबिट है तो मैं आपको अवेयर नहीं कर रहा हूँ कि यार दिस इज़ योर हैबिट एंड इसको आप सुधारो या चीज़ें करो, या तो फिर वो एक परफेक्शन के साइड पे है और आप सेल्फ अवेयर नहीं हो, इसलिए आपको पता नहीं चल रहा। कई बार लोग रिलेशनशिप में बस इसलिए गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि आप वो नहीं कर रहे जो मैं चाहता हूँ। सही गलत नहीं, आप वो नहीं कर रहे जो मैं चाहता हूँ। मुझे वो लड़की पसंद नहीं है, मुझे वो लड़का पसंद नहीं है, क्यों बात कर रहे हो उससे? क्योंकि मुझे पसंद नहीं है इसलिए मत करो। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या आपके पास एक ठोस वजह है कि क्यों नहीं बात करूँ मैं उससे? तो इफ़ यू हैव अ रियल रीज़न फॉर दैट देन इट्स ओके। अगर लोगों के पास रीज़न ही नहीं है, ये सब चीज़ें थोड़ा सा जब पर्सन अनमेच्योर होता है तब ज़्यादा देखने को मिलती है, लाइक 20 to 23, 18 इस तरह। तब धीरे धीरे इंसान मेच्योर होने लग जाता है, अराउंड ऑफ 27 एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आने लगती, देन वो इस चीज़ों पे कम फोकस करता है। इवन सर्कल भी बड़ा होता है उसका, अपने वर्क के थ्रू, अपने पर्सनल फ्रेंड्स के थ्रू। बट जब ड्यूरिंग वो इस पीरियड में निकलता है, टीनेजर्स के बाद एंटर करता है, तब ये थोड़ा सा मैंने ज़्यादा देखा है कि इससे बात मत करो, एक इनसिक्योरिटी बनी रहती है रिलेशनशिप में। ये तो देखो हम सीख रहे हैं ना, दिस इज़ लाइफ और वी आर जस्ट लर्निंग कि गलतियों से सब लोग सीख रहे हैं। और दिक्कतें हम अपने बड़ों से तो बात नहीं करते और बड़े भी इस बारे में हमसे बात नहीं करते हैं, तो हम लोग सब सीख रहे हैं कि ये नहीं करना है, अच्छा ये करना है। अच्छा, इनसिक्योर आदमी वही होगा 90% ऑफ द टाइम। आप अपने फ्रेंड्स के 10 फ्रेंड उठाओ, उनमें से जो सबसे ज़्यादा इनसिक्योर है उसको नोट कर लो। वो वही होगा जो अपने ऊपर काम नहीं कर रहा है, या जो अपनी खूबियों को या सेल्फ अवेयर नहीं है, जो अपनी अच्छी चीज़ों को जानता नहीं है। ध्यान से देखो, वो इंसान के ऊपर, वो अपने ऊपर काम नहीं कर रहा होगा, तभी वो इनसिक्योर है। आप इनसिक्योर कब होते हो? समझो, आपको मैंने एक आईफोन दे दिया फ्री में ऐसे ही गिफ्ट। अब आप पूरे दिन इनसिक्योर हो कि गिर ना जाए, चोरी ना हो जाए, सो नहीं रहे हो, कहीं कोई चुरा ना ले जाए। आप बैठे हो, अब बिल्कुल ऐसा कवर ववर लगा के रख रहे हो, ठीक है, कहीं स्क्रैच ना आ जाए। बट आप महीने का 10 लाख कमाते हो और आपने 1 लाख का आईफोन ले लिया। डिड यू डू द सेम थिंग फॉर दैट? नहीं करोगे। सो क्यों होगा? क्योंकि यू नो कि चला भी गया तो ऐसे 10 आईफोन और ख़रीद के रखेंगे, क्योंकि यू नो हाउ टू अर्न इट।
और यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट इट कि आई डिज़र्व इट, मैंने अर्न किया है इसीलिए। हाँ तो लोगों को क्या दिक्कत है कि लोग आजकल, सबसे बड़ी बात ये है कि लोग रिलेशनशिप में जा क्यों रहे हैं, बताओ आप, क्या क्या हो सकता है, क्यों जा रहे हैं? शायद अकेलापन, जो मुझे लगता है लोगों के होने के बाद भी उन्हें अकेलापन लगता है। और सेकेंडली जो मुझे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ लगता है, सबकी गर्लफ्रेंड है, सबका बॉयफ्रेंड है, मेरा क्यों नहीं है। ये एक मुझे सोसाइटी का प्रेशर ज़्यादा लगता है। और इसको मैं मैरिज के ऊपर भी बोलता हूँ कि सोसाइटी में शादी हो रही है तो मेरी क्यों नहीं हो रही। हालांकि मुझे करनी नहीं करी, वो मैंने कभी पूछा नहीं है खुद से, लेकिन मुझे करनी इसलिए क्योंकि सोसाइटी में सबकी हो रही है। आई डोंट नो व्हाई। ये एक प्रेशर है जो मैं नोटिस करता हूँ। हाँ, जो आपने पहले ही रीज़न बोला कि अकेले हैं तो अनहैप्पी हैं। दूसरा बोला कि सोशल प्रेशर है। अकेले हैं, अनहैप्पी हैं, सोशल प्रेशर है। अब ये तीनों चीज़ें ही, आप अकेले हैं तो ये आपकी दिक्कत है ना, मतलब यू आर नॉट डेवलप्ड इनफ, या यू हैवंट वर्क ऑन योरसेल्फ दैट मच कि आप एक अच्छा ग्रुप बना सके, एक सर्कल बना सके। मतलब आपकी सोशल इंटरेक्शन तो ज़ीरो है, पहली चीज़। दूसरी बात ये, यू आर अनहैप्पी। रिलेशनशिप का मतलब ये नहीं होता कि मैंने ये ठेका लिया है कि मैं आपको खुश करूँ। लोग सोचते हैं आई एम अनहैप्पी तो मैं रिलेशनशिप में चल जाता हूँ। मेरी जिम्मेदारी नहीं है आपको खुश करने की। ये मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप लोग, आधे लोग तो अनहैप्पी या गुस्सा या इनसिक्योर या सैड इसलिए हैं क्योंकि वो रिलेशनशिप में इसलिए गए थे कि आगे वाला इंसान उन्हें खुश करेगा, और जब वो इंसान खुश नहीं कर पाता तो फिर वो सैड हो जाता है। और ये आधे लोग नहीं, मेरे हिसाब से 90% से ज़्यादा लोग हैं। तो सबसे पहले बात बोलता हूँ कि रिलेशनशिप में ठेका नहीं ले रखा उसने आपको खुश करने का। आपको खुश करना है, वो आपकी दिक्कत है, ठीक है। आपको खुश करने की ये आपकी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले इफ़ यू रियली वांट टू बी इन अ रिलेशनशिप, जो लोग देख रहे हैं वो भी, सबसे पहली चीज़ आपको खुद हैप्पी होना है। तभी आप खुश हो। हाँ, अब सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट क्या है कि यू आर माई बेटर हाफ। ये अंग्रेज़ों ने निकाला है कॉन्सेप्ट। इफ़ यू आर माई बेटर हाफ, आप मेरे बेटर हाफ हो, इसका मतलब क्या है कि मैं अधूरा हूँ और आप मुझे पूरा कर रहे हो। बट ऐसा है नहीं। अगर मैं अधूरा हूँ और आप मुझे पूरा कर रहे हो तो फिर उसके बाद हम साथ क्यों नहीं रह पा रहे हैं, फिर क्यों लड़ाई हो रही है, फिर क्यों झगड़े हो रहे हैं। ऐसा नहीं। अब लोग क्या है, सोच रहे मैं अधूरा हूँ तो वो परफेक्ट पीस को ढूंढ रहे हैं जो मैच करे उसके साथ, और वो एक परफेक्ट हार्ट शेप बना पाए। सबके दिमाग में वो बेटर हाफ हैं और वो अपने दूसरे बेटर हाफ को ढूंढ रहे हैं, और वो सोच रहे हैं कि कौन मेरा बेटर हाफ है, मैं ढूंढता हूँ। तो रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट ये नहीं है। रिलेशनशिप कहता है कि आप अपने आप में पूरा हो जाइए, आप खुद बहुत खुश होने चाहिए, एंड देन फाइंड समवन जिसके साथ आप ये शेयर कर सकें। अब मैं भी अकेला हूँ, मैं भी अनहैप्पी हूँ, आप भी अकेले हो, आप भी अनहैप्पी हो, दोनों सोच रहे हैं रिश्ते में आएंगे तो मज़ा आएगा। देन दे गॉट इनटू अ रिलेशनशिप। रिलेशनशिप की एक बड़ी खूबसूरत बात है जो मैंने डोपामीन का कॉन्सेप्ट समझाया था। डोपामीन, कहीं आपने सुना हुआ ये कोट कि लव इज़ लाइक अ ड्रग्स, सुना है? हाँ, बहुत जगह लिखा रहता है लव इज़ अ ड्रग्स, लव इज़ लाइक अ ड्रग्स। क्यों लिखते हैं वो? क्योंकि जब आप ड्रग्स लेते हो और जब आप प्यार करते हो, देन ब्रेन के सेम पार्ट आपके एक्टिवेट होते हैं जब ड्रग्स लेते होते हैं। कौन सा मतलब नॉर्मल प्यार है जो आई एम टॉकिंग अबाउट लव। जब आप किसको प्यार करते हो, मतलब आप सोचते हो कि यार प्यार हो गया है, जब वो आपको स्लो मोशन में दिखने लगे हैं ऑल, जब वो सब होता है तब जब आप बोलते हो कि मुझे प्यार हो रहा है, तो एक्चुअल में जब आप उस कॉन्सेप्ट में घुसते हो स्कूल टाइम में या कॉलेज टाइम में, जब भी जिस भी उम्र में उसको अपना पहला प्यार हो या जब भी हो, फर्स्ट लव जो बोलते हैं, तब जो ब्रेन का हिस्सा एक्टिवेट हो रहा है वो ही सेम हिस्सा जब आप ड्रग्स लोगे तब भी एक्टिवेट हो जाएगा। तो इसीलिए लोगों को प्यार से एडिक्शन हो जाती है। पर प्यार और रिलेशनशिप में बहुत फ़र्क है। सम पीपल थिंक कि लव इज़ अ रिलेशनशिप, इट्स नॉट। लव इज़ अ फीलिंग, रिलेशनशिप बहुत अलग पार्ट है। रिलेशनशिप इज़ नॉट लव, ठीक है। ये मैंने पर्सनली नोटिस भी किया और इसके बारे में थोड़ा मैंने पढ़ा भी था, इफ आई राइट, कि रिलेशनशिप में आप एक दूसरे से बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट करते हो, ये उम्मीदें हो जाती हैं कि ये भी करे मेरे लिए, वो भी करे। लेकिन जब आप प्यार में होते हो तो यू फील हैप्पी
आप हमेशा उसके लिए अच्छा सोचोगे, वो तुम्हारे लिए अच्छा सोचेंगी या सोचेगा, और आप नहीं मिल रहे होगे तो भी एक साथ होगा, दिल से साथ हो और एक दूसरे की केयर करोगे, कहीं भी रहोगे। बट जब आप ड्यूरिंग रिलेशनशिप और ये सब नहीं है, तो मुझे रिलेशनशिप लाइक एक डील सी लगती है। डील ही हो गई यार, तू मेरे लेकर मैं तेरे ले करूँगा, वो तो फिर रिलेशनशिप तो बस वो कॉल दिखाने वाली होगी सोसाइटीज़ को शायद। हाँ वो तो है। तो जब हम सोसाइटी में जा रहे हैं, जब लोगों को वो पहला लव फील हो रहा है, तो एक्चुअल में स्टार्ट यहाँ से बात हुई थी कि एक लड़का है जो अनहैप्पी है और जो अकेला है, और एक लड़की जो अनहैप्पी है और जो अकेली है, वो दोनों साथ में आ जाते हैं। अब क्या होता है, साथ में आते ही उनके ब्रेन में वो ड्रग्स, वो डोपामिन केमिकल रिलीज़ हो जाता है, ठीक है। जब वो रिलीज़ होता है तो दे फील हैप्पी, इट्स मोर लाइक अ ड्रग्स। पर मज़े की बात क्या है, डू यू ड्रिंक, पीते हो? हाँ, ओकेजनली। जब आपने पहली बार पिया होगा तो आपने शायद 2 पैक पिए होंगे और अच्छा एक में ही अच्छा फील कर रहे होगे, बट नेक्स्ट टाइम आपको लगा होगा 1 नहीं यार 2 तो होने चाहिए। फिर उसके नेक्स्ट टाइम नहीं यार 2 से काम नहीं बन रहा, शायद 3-4 बार 2 पिए हूँ, फिर उसके बाद लगा यार 3 तो पी लेने चाहिए। जब एक नेक्स्ट स्टेज आते हैं, यार नहीं ये नहीं हो रहा, मिक्स कर लेते हैं तो मिक्स पे आ जाते हैं हम लोग। द पॉइंट इज़ कि आपका ब्रेन उस लेवल पे एक बार जब आप हिट करते हो तो डोपामिन रिलीज़ करना बंद कर देता है, ठीक है। हाँ, उससे ऊपर चाहिए, उससे ऊपर चाहिए, उससे ऊपर चाहिए, ठीक है। अब आप जब अकेले थे आपका डोपामिन लेवल माइनस में था, क्योंकि आप वैसे ही कुछ नहीं कर रहे थे अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, और आप अनहैप्पी भी थे, तो आप ऑलरेडी माइनस में थे। और जैसे ही आप रिलेशनशिप में आए, आपने उससे बम्प अप कर दिया, ऊपर पहुंचा दिया। अब आप दोनों यहाँ पहुंच गए। पर अब आप दोनों यहाँ हो और आप दोनों ही, हैबिट तो आपकी ये कुछ नहीं करना दोनों को, अब दोनों एक साथ रहोगे तो वो इंटरेक्शन जब होगा, मे बी पहले दिन आप जब किसी का हाथ भी पकड़ते हो ना, वो अलग सा फील होता है, ऐसा लगता है कि यार हाथ पकड़ लिया मैंने इसका, है ना। वो फीलिंग ही अलग होती है, आपको मोमेंट याद रहता है। फिर जब अगली बार तो आप मिलते हो तो आप हाथ नहीं पकड़ना चाहते, आप गले लगना चाहते हो, ठीक है। अगली बार मे बी यू गॉट द फिजिकल विद द अदर पर्सन या कुछ भी, बट सब कुछ हो जाता है, सब कुछ हो गया। उसके बाद क्या, उसके बाद वो लेवल ऑफ डोपामिन रिलीज़ होना आप दोनों का एक दूसरे से बंद हो जाएगा। मैंने रिलेशनशिप को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज़ योर अट्रैक्शन स्टेज, सेकंड इज़ योर कंपैटिबिलिटी स्टेज, थर्ड इज़ योर स्टेबिलिटी स्टेज, एंड फोर्थ इज़ योर कमिटमेंट स्टेज, ठीक है। ये 4 स्टेजेस में डिवाइडेड है रिलेशनशिप। तो कोई भी जो लव है वो एक्चुअल में रिलेशनशिप का एक पार्ट है। इट्स नॉट अ रिलेशनशिप बट इट्स अ पार्ट ऑफ अ रिलेशनशिप। लव आपको एक मोटिवेशन देता है कि आप दूसरे इंसान को जानने की कोशिश करो। मेरा आपसे कोई मतलब नहीं है, मुझे आपको जानना नहीं है, बट इफ़ आई एम इन अ लव विद यू, सो शायद मैं आपको जानने की कोशिश करूँ, ठीक है। तो वो जब जानने की कोशिश करोगे, देन मतलब आपका एवोल्यूशन क्या कहता है, सारी चीज़ें हम पहले से सीख के आए हुए हैं, एवोल्यूशन हमें सिखाता है। तो हमारा एवोल्यूशन क्या कहता है कि हम पैदा क्यों हुए, एक मेट ढूंढने के लिए, अपना एवोल्यूशन आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है, अपनी जनरेशन आगे बढ़ाने के लिए। तो हम वो ढूंढ रहे हैं 24 घंटे, तो हम उसी के साथ जाएंगे या एफर्ट डालेंगे जो हमें लगता है कि हम इसके साथ आगे एवोल्यूशन अपना आगे बढ़ा पाएंगे, ठीक है। तो जब हम पहले स्टेज पे होते हैं विच इज़ द अट्रैक्शन स्टेज, वहाँ पे वो लव ये 4 चीज़ों में डिवाइडेड है, लव या रिलेशनशिप आप कुछ भी बोल लो। तो जो लोग अब लव को बोल रहे हैं वो सिर्फ बॉलीवुड लव को बोल रहा है। बॉलीवुड वाला जो प्यार है वही उनको लगता है कि असली प्यार है। अगर उनको वो फीलिंग नहीं आ रही तो वो प्यार में नहीं है। लोग बोलते हैं ना कि सब पहले तो प्यार था, अब प्यार नहीं है। एक्चुअल में अब प्यार है अभी भी, बट आपको लगता है कि बॉलीवुड लव इज़ अ लव। अगर आपको चुन्नियाँ उड़ती नहीं दिख रही हैं, आपको कुछ गुदगुदी नहीं हो रही है उस इंसान के साथ, या आपको स्लो मोशन में कुछ नहीं दिख रहा है, तो आपको लगता है कि यार नहीं, दिस इज़ नॉट लव। बोरिंग। हाँ, बोरिंग हो जाता है। वो बोरिंग क्यों होता है, आप बोरिंग की भी डेफिनेशन ले लो। बोरिंग इज़ समथिंग विच इज़, इफ़ यू आर डूइंग समथिंग वेरी रिपीटेडली, तो वो आपको बोरिंग लगने लगेगा। आप डेली कुछ भी करो, कुछ भी एक्साइटिंग से एक्साइटिंग काम करो, वो भी आपको बोरिंग लगने लगेगा, ठीक है। बोरिंग का मतलब ही यही है साइंस में कि आपका ब्रेन एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाता है कि वहाँ पे वो स्टेगनेंट हो जाता है, वो वहाँ से आगे नहीं बढ़ पाता है, वहाँ से ग्रो नहीं कर पाता, इसलिए वो आप बोरिंग हो जाते हो, ठीक है। उसे ही बोरिंग कहा जाता है।
ठीक है। तो अब रिलेशनशिप भी ऐसे बोरिंग स्टेज पे आता है। अब उस स्टेज पे अब इंसान डिपेंड करता है कि मैं डिसीजन लूँगा आपके साथ रहने का, या मैं फिर से उस फीलिंग के लिए किसी और को पकड़ूँगा। क्योंकि जब मैं दूसरे को पकड़ूँगा तो मुझे सेम फीलिंग आने वाली है, क्योंकि अब कुछ नया है। इंसान हो, चीज़ें हो, हमें नई चीज़ में मज़ा आएगा। आप आईफोन 13 यूज़ कर रहे हो, 14 यूज़ करना शुरू करो, मज़ा आएगा। कुछ भी नहीं है, पर फिर भी आपको मज़ा आएगा। आप इस लड़की के साथ थे, आप उस लड़की के साथ चल जाओ, मज़ा आएगा। बट वंस यू आर एडिक्टेड टू दैट न्यू फीलिंग इन योर लाइफ, द पीपल हु ऑलवेज बाय समथिंग इन देयर लाइफ, देखा है वो लोग, आपके कोई दोस्तों में कोई इंसान होगा जो खरीदता रहता है नई शर्ट, नई जूते, नई ये। क्यों खरीदता है? उसके पास हैं हज़ारों, फिर भी खरीद रहा है, क्योंकि उसको वो नए की फीलिंग के साथ प्यार हो गया है। अब अगर आपको, ठीक है, वो स्टार्टिंग में आपको मिली, वो इसलिए मिली ताकि आप एफर्ट करो। अब सबसे बड़ी एक और अच्छी चीज़ बताता हूँ, जब हम जुआ खेलते हैं और जब हम प्यार करते हैं, तब भी सेम ही हमारे बॉडी के पार्ट्स, मतलब ब्रेन में सेम केमिकल रिलीज़ होते हैं। जुआ खेलते वक्त यूजुअली क्या होता है कि हम सब कुछ लगाना चाहते हैं, हम डिसीजन लेना चाहते हैं। तो क्या होता है, जब हम डिसीजन ले रहे होते हैं तो हम सोचते नहीं हैं कि सही होगा, गलत होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, करते हैं। प्यार में भी यही करते हैं। और हमारा जो कैलकुलेशन वाला पार्ट होता है ब्रेन का, वो पार्ट भी वो उसको हाईजैक हो जाता है, वो कैलकुलेट नहीं कर पाता। आपका दोस्त आपको बोलेगा कि यार यहाँ चलते हैं, 1 किलोमीटर दूर यहाँ कोई शॉप है, मम्मी ने काम बोला है या फ्रेंड ने काम बोला है या मुझे अपने काम से जाना है, चलो। हाँ बोलो यार वो काम कर रहा हूँ, थोड़ा ऑफिस का काम है, ये वो, उसको ऐसे टलका दोगे। बट वहाँ लड़की बोलेगी ना, अरे फ्री हूँ, कल आ जाओगे, 100 किलोमीटर दूर है, ट्रेन लेके। आप तुरंत भागोगे, गाड़ी लेके, ट्रेन लेके, आप पहुँच जाओगे। क्यों हो रहा है वो? क्योंकि लड़की के केस में आपका ब्रेन कैलकुलेट नहीं कर पा रहा, एफर्ट कितने लगेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। उसको सिर्फ आउटकम पता है कि मुझे इतना डोपामिन मिलेगा, वो बस वो आउटकम के लिए भाग रहा है। तो द पॉइंट इज़, अट्रैक्शन स्टेज के बाद जो आएगा वो कंपैटिबिलिटी स्टेज आएगा। जब आप बोरिंग फील करोगे, तब आपकी अट्रैक्शन के दौरान आपकी कंपैटिबिलिटी पता चल जाएगी कि आप में क्या अच्छा है, क्योंकि मैं आपको जानने का एफर्ट डाल रहा हूँ और आप भी मेरे लिए एफर्ट डाल रहे हो, तो वो कंपैटिबिलिटी पता चल गई। उसके बाद जब कंपैटिबिलिटी बेसिकली क्या है, आपकी अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ है, मेरी अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ है, और वो मैच करती हैं कि नहीं करती हैं, वो कंपैटिबिलिटी है। फिर उसके बाद स्टेबिलिटी, अच्छी चीज़ें तो ठीक है, पर क्या मैं बुरी सी चीज़ों के साथ भी सर्वाइव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ एक दूसरे के साथ? हाँ, जैसे आपको कोई बुरी चीज़ है पर मैं सर्वाइव कर लूँगा उसके साथ, हाँ ठीक है, वो तब होगा, तब ये आप सोच पाओगे जब आप उस अट्रैक्शन स्टेज से आगे निकल जाओगे। मतलब आपका ब्रेन लव में नहीं है कि वो कैलकुलेट नहीं कर पा रहा सही गलत, अब वो उससे बाहर निकल चुका है। नाउ यू आर एट द बोरिंग स्टेज, नाउ यू हैव टू कैलकुलेट कि मैं उसकी बुरी चीज़ें रह सकता हूँ कि नहीं रह सकता हूँ, ठीक है। ऑनेस्टली जब आप अपने आप से सवाल पूछोगे, रहने की कोशिश करोगे, ऐसा नहीं कि कोशिश नहीं कि मैं नहीं रह सकता। स्टेबिलिटी स्टेज आया, देन यू हैव टू कमिट द अदर पर्सन कि यस आई वांट टू बी विद यू। हमारे चारों हो गए तो बस ठीक है, आप कमिटमेंट करो, आगे बढ़ो, घोड़े निकालो, ढोल बजाओ। तो ये 4 स्टेजेस में रिलेशनशिप डिवाइड है, और ये लोग समझ नहीं पाते। लोग पहले कमिटमेंट कर देते हैं, फिर वो कमिटमेंट को निभा नहीं पाते हैं। जो ये 4 स्टेज आपने डिफाइन करे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग ये उसने कहा कि वो करता था। पहली बात तो ये है कि लोगों को अब नहीं पता ये कॉन्सेप्ट डोपामिन वाला, और ये नहीं पता कि उन्हें नई चीज़ों से मज़ा आ रहा है। 90% ऑफ द पीपल इन लाइफ, दे आर डूइंग एवरीथिंग, वट एवर दे आर डूइंग इन देयर लाइफ इज़ जस्ट अकॉर्डिंग टू देयर फीलिंग्स। मुझे अच्छा फील हो रहा है इसलिए मैं ये काम करूँगा, मुझे बुरा फील हो रहा है मैं नहीं करूँगा। लाइफ ऐसे नहीं चलती है, ठीक है। मैं पूछता हूँ आप वर्कआउट क्यों नहीं करते हैं? यार मन ही नहीं कर रहा जाने का। मुझे ऐसा लगता है ये सबसे घटिया ऑप्शन है या घटिया बात है बताने के लिए कि मेरा मन नहीं कर रहा। ये टाइम तो नहीं, मन जो यूजुअली होता है, हाँ टाइम इसलिए नहीं है क्योंकि मन नहीं है, रियलिटी पूछी जाए। पर मन, आपने ये अपने आप से सवाल ही क्यों पूछा कि मेरा मन है या नहीं है? एक बात बताओ, सुबह ब्रश करते हो, क्या आपने आपसे सवाल पूछा कि आज मेरा मन है या नहीं है, ब्रश करूं या नहीं करूं? क्योंकि इट्स इनटू योर हैबिट एंड डिसिप्लिन। आप सुबह आंख बंद करके जाओगे, ब्रश पकड़ोगे, डालोगे, करने लग जाओगे। आप नहीं सोचोगे कि आज मेरा अच्छा दिन है कि बुरा दिन है, कि मैं अच्छा फील कर रहा हूँ कि बुरा फील कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं।
पर वर्कआउट के टाइम पे हम सोचते हैं ये, क्योंकि दैट इज़ नॉट इन अवर हैबिट, ठीक है। तो वैसे ही जब आपको पता चल गया कि बोरिंग स्टेज आ रहा है, तो आप ये समझ गए कि यार मैं किस स्टेज पे हूँ। मैंने एक कपल देखे थे, 7-8 साल हो गए थे उनके रिलेशनशिप को, और तब मैं कॉलेज टाइम में था और मैं ज़्यादा रिलेशनशिप्स के बारे में जानता नहीं था, और वो साथ में रह रहे थे और मुझे लगा कि यार क्या हैपनिंग, मेरे से एक बिल्डिंग आगे ही रहते थे, मुझे लगता क्या हैपनिंग लाइफ होगी, दोनों साथ में होंगे। और मैंने तो वही देखा था जो लिविंग रिलेशनशिप बॉलीवुड में कई मूवीज़ में हमने देखा होता है, लड़का लड़की को पकड़ के भागता है, ऐसा ये सब खाना बना रहे हैं एंड ऑल। मैं देख रहा था वो दोनों, लड़की भी टी शर्ट में और शॉर्ट्स में बैठी है, लड़का भी बैठा है, दोनों चेस खेल रहे हैं या लूडो खेल रहे हैं। 90% ऑफ द टाइम मैं उन्हें यही करते हुए देखता था, एंड दे आर हैप्पी, ठीक है। तो वो स्टेबिलिटी के स्टेज तक पहुंच जाते हैं, क्या हम स्टेबल ना हो, कामनेस आ जाती है। तो अब घूमना ज़रूरी है, आपने घूम लिया पहाड़ों पे, पर घर वापस आना भी ज़रूरी है। तो अट्रैक्शन इज़ मोर लाइक दैट कि लोग पहाड़ों में घूमते हैं और वो उसी को ज़िंदगी समझते हैं और फिर वो वापस नहीं आना चाहते। उन्हें लगता है कि वही प्यार है और मुझे वही चाहिए। और जो लोग को प्यार नहीं मिल रहा है वो इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि वो उस प्यार की तलाश में है। वो बॉलीवुड वाला प्यार चाहिए उन्हें, वो नहीं मिल पाएगा। और ना कोई परफेक्ट इंसान है, आपको बस चुनना है कि मुझे इसे परफेक्ट बनाना है या मुझे इसके साथ चेंज होना है। तो पीपल आर नॉट विलिंगली वांट टू चेंज देयर सेल्फ। अगर आप रेडी हैं कि मैं चेंज करूँगा, ठीक है, तो फिर सब कुछ चेंज होगा। लोग ना रिलेशनशिप में जाते हैं खुशी के लिए, चेंज होने के लिए नहीं, ठीक है। और आजकल तो ये नया कॉन्सेप्ट चला है, ये मुझे चेंज करना चाहती है तो ये मुझे प्यार ही नहीं करती है, मैं जैसा हूँ मुझे वैसा एक्सेप्ट करो। भाई तू अगर गलत है तो कैसे एक्सेप्ट करें आपको? सही बात। अगर आप गलत हो तो यू हैव टू चेंज इट ना। आपकी कुछ हैबिट है, सपोज़ कि 90% जो लड़के हैं उनको ट्रेन ही नहीं किया गया घर में कैसे रहा जाता है। अब आप रहते हो, नहाते नहीं हो, अब आप ऐसे ही घूमे जा रहे हो, आपको बात करने की तमीज़ नहीं है, आप एंगर इशू हैं आपको, आप थप्पड़ मार देते हो, बोलते हो मैं गुस्सा आ गया मुझे। अगर आपका ये चीज़ चल रही है तो फिर कैसे आप, यू हैव टू चेंज योरसेल्फ। अगर नहीं करोगे, आज भी मैं सोचता हूँ कि क्या मैं बदल सकता हूँ अपनी लाइफ में। डेली कुछ ना कुछ बदलता रहता हूँ, ट्राई करता रहता हूँ। तो लोग नहीं चाहते हैं, लोग उस स्टेज पे ही नहीं है कि वो ट्राई करें, तो इसलिए वो फेल हो रहा है, ठीक है। जहाँ पे वो ये आ गया कि नहीं, आई वांट टू चेंज माई सेल्फ। चेंज भी, अब वही मैं बोल रहा हूँ, माइल्ड पॉइंट है। चेंज इतना भी नहीं कि आप अपने आप को खो दो, अपनी पर्सनालिटी को खो दो। और वो तब हो पाएगा जब आप ऑलरेडी सेल्फ अवेयर होगी रिलेशनशिप में जाने से पहले कि मुझे पता होना चाहिए कि मैं गलत हूँ इस जगह पे, ये मेरी गलती है, हाँ मुझे कितना चेंज होना है और ये मेरी गलती है, इतना तो अवेयर होना चाहिए आपको। लोग अवेयर नहीं है, मैंने देखा है। अभी मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूँ, आसपास ही है बट यहाँ आसपास नहीं ज़िंदगी में, बट एक इंसान है, उसको ऐसा लगता है कि वो हीरो है, ठीक है। उसको किसी ने अवेयर नहीं किया, उसने एक बबल बना लिया अपने आसपास कि ही इज़ फाइन और वो सही है और वो अपने एरोगेंट में जीता है और कोई उसको बताता भी नहीं है क्योंकि वो एक अच्छे लेवल पे है। पर मुझे ऐसा लगता है, मुझे तरस आता है उसको देख के कि बताना चाहिए, वो बहुत कुछ कर सकता है पर उससे ज़्यादा, पर लोग उसे बताते नहीं है, इसलिए वो वहाँ पे ही रुका हुआ है। या जो बताता है तो वो उसे अपना दुश्मन समझ लेता है कि मे बी इसको मेरे से जलन हो गई या कुछ हो गई, तो इसलिए ऐसे बहुत सारे लोग हैं। पर दिस इज़ व्हाट आई थिंक अबाउट द रिलेशनशिप। सो जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये लड़का और लड़की दोनों के लिए हो सकता है, जब भी आप किसी को पसंद करते हो, किसी के साथ अट्रैक्शंस होती हैं, उसे अप्रोच कैसा करें? क्योंकि एज अ ह्यूमन लोग खुद को रोकते हैं, यार उसको कैसा लगेगा, या मैं कई टाइम तो बहुत टाइम निकल जाता है। अप्रोच कैसे करें, किस तरीके से अप्रोच करें कि यार वो एक इच्छा होती है एक इंसान के अंदर कि यार मुझे बहुत पसंद है, वो उसको पा सके, एक नॉर्मल लैंग्वेज बोलूँ, या उससे बात करना स्टार्ट हो जाए, उसके कैसे करें? देखो, सबसे पहले मेरा मानना ये है कि इंडियन सोसाइटी में ना बहुत ज़्यादा एक टैबू बना दिया है लड़कियों को लेके। लड़कों को देखो, लड़कियों को लड़कों को अप्रोच करने का कोई ज़्यादा बड़ी बात है नहीं, लड़कियां कर लेती हैं। हम बात करें लड़के नहीं अप्रोच कर पाते हैं यूजुअली। क्यों? क्योंकि अक्सर जो लड़के रिलेशनशिप में कभी नहीं रहे हैं या फर्स्ट रिलेशनशिप रहा है, उनको ऐसा लगता है कि लड़कियां पता नहीं क्या अपने आप में कुछ और हैं, वो इंसान नहीं है, वो कुछ और है,
ठीक है। जब तक आप लड़कियों को एक नॉर्मल वे में नहीं देखो कि लड़कियां भी नॉर्मल हैं, सोचती हैं, अच्छा लगता है, बुरा लगता है, उन्हें भी बात करने का मन करता है, ये बहुत ज़रूरी है कि आप एक नॉर्मल वे में सोचो कि यार हाँ ठीक है, लड़कियां भी नॉर्मल इंसान हैं, ठीक है। पहली चीज़ ये। दूसरी बात ये कि कभी भी, मेरा मानना ये है कि आप किसी भी लड़की को जाके स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रपोज करोगे, वो कभी नहीं मानेगी। शी ऑलवेज से नो, ठीक है। 99%, 1% हो सकता है कि वो हाँ कह दे, और शायद उसकी कोई बैक स्टोरी हो, या आप कुछ ज़्यादा चार्मिंग हैं और आपने कुछ ऐसी लड़की को अप्रोच कर दिया है कि वो, उसको लगता है कि ये तो बेटर चांस है और वो हाँ बोल दे। बट 99% लोग मना ही करते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि मैं जाके प्रपोज कर दूँ, हाँ बोल दूँ, पटा लूँ, वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। अगर आपको रियल में कोई पसंद है तो पहली बात ये, फर्स्ट अप्रोच करो, ठीक है। और अगर आप फर्स्ट अप्रोच नहीं कर सकते तो कोशिश करो कि एक फ्रेंड्स अप्रोच करो, कि आपका कोई फ्रेंड है, वो उसकी फ्रेंड से बात कर रहा है, फिर एक फ्रेंड सर्कल बन गया, उसके अंदर आप बात कर रहे हो, ठीक है। इट विल बी मोर ईजी। और मेरा मानना ये है कि कभी भी जिस लड़की को आप पसंद करते हो उसको ये मत बताओ कि आप पसंद करते हो। अगर उस इंसान को ये पता चल गया कि आप उसे पसंद करते हो तो फिर वो आपसे दूर भाग जाएगा। ये ह्यूमन नेचर है कि ये दोनों, लड़के लड़कों के लिए, किसी के लिए भी ये एप्लीकेबल है। लड़कियां भी जो देख रही हैं, अगर आप किसी भी ऐसे लड़के को अप्रोच करोगे जिसको पता चल गया कि आप उसे अप्रोच कर रहे हो, क्यों? क्योंकि पावर ऑफ अचीवमेंट नहीं है ना उसके अंदर, ठीक है। सेंस ऑफ अचीवमेंट नहीं है वहाँ पे। क्यों? क्योंकि आप कहीं ना कहीं देखोगे तो आप जब किसी लड़की को अप्रोच करोगे, अब सपोज़ कि कोई लड़की बहुत खूबसूरत है कॉलेज की और वो उसको कोई अप्रोच ही नहीं कर पा रहा है, और आप भी 10 बार डर रहे हो, और आपने उससे हाय बोला, उसने बोला हाय, सो उसने बोला कैन यू बी माई फ्रेंड, सो उसने बोला सोच के बताऊँगे, और उसने 10 दिन लिए, 20 दिन लिए, 15 दिन लिए, उसके बाद बोला ठीक है देख सकते हैं। तो आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट आएगी, वो यार मैंने कुछ अचीव किया है। क्यों? क्योंकि यू आर वर्किंग फॉर इट। अब सपोज आप कॉलेज में पहले दिन गए, कितनी भी खूबसूरत लड़की हो, वो आपके पास आई, हे कैन वी हैव अ कन्वर्सेशन, और फिर वो आपसे बात करती है और आप फ्रेंड्स बन जाते हो। अब यहाँ क्या हुआ? कुछ मेहनत नहीं हुई तो सेंस ऑफ अचीवमेंट नहीं आया। अब सपोज़ कि आप कोई भी मेडल देखो, ओलंपिक्स का मेडल देखो, कहीं भी कोई भी मेडल देखो, उस मेडल के पीछे लोग पागल क्यों हैं? है तो मेडल ही, दुकान पे जाके बेचो, कुछ वैल्यू नहीं है उसकी, तो फिर क्यों पागल है? जस्ट जब वो मिलता है तो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आती है हम सबके माइंड में कि अरे हमने कुछ अचीव कर लिया। लोग आपको बताते हैं कि आपने कुछ अचीव कर लिया। सो द पॉइंट इज़, आप जो भी लड़की को अप्रोच करो या वो लड़की आपको अप्रोच करे, उस अपोजिट इंसान को आपको पाने के लिए सेंस ऑफ अचीवमेंट आनी चाहिए। ओके। अगर मुझे आपको कन्वर्सेशन करके मुझे सेंस ऑफ अचीवमेंट नहीं आई तो फिर दिक्कत है। लोग क्या करते हैं, किसी को अप्रोच करने से पहले ही उस तक ये मैसेज पहुंच चुका होता है कि दिस पर्सन लाइक्स यू, और ये आपसे एक रिलेशनशिप के लिए अप्रोच कर रहा है। भले ही अभी फ्रेंड बनना चाह रहा है, पर ये रिलेशनशिप के लिए अप्रोच करेगा। तो अब क्या है, उसके अंदर सेंस ऑफ अचीवमेंट नहीं है। ह्यूमन्स आर नॉट फीलिंग एक्साइटेड व्हेन दे हैव समथिंग। आपके पास अगर कुछ है तो आप उसके एक्साइटेड नहीं होना यार। तो दिस इज़ ह्यूमन नेचर कि आपको अगर किसी के लिए एक्साइटेड होना है, या किसी के लिए आप चाहते हो कि कोई आपको पाके खुश हो, तो सबसे पहले आपको अपना एक्साइटमेंट लेवल बढ़ाना होगा उस इंसान का, उसे सेंस ऑफ अचीवमेंट देनी होगी। अगर उसे ये पता नहीं चलना चाहिए कि आप उसे लाइक करते हो या पसंद करते हो, अगर उसे ये पता चल रहा है तो फिर वो इंटरेस्ट लूज़ कर देगा, ठीक है। बिल्डअप करो, थोड़ा सा उस इंसान को जानने की कोशिश करो, वो इंसान को भी जानने के दो। लोग क्या करते हैं, आज वो लड़के ने चलो बात कर लिया, आपको इंस्टाग्राम आईडी दे दी, आज ही मैसेज कर करके अब उन्हें आज ही नंबर चाहिए, आज ही बात करनी है, सब कुछ आज ही करना है। पेशेंस, इफ़ यू डोंट हैव पेशेंस ना, तो फिर दिक्कत है। जितनी भी ये छोटी मोटी टिप्स देते हैं यूट्यूब या इंस्टाग्राम पे लोग, एक काम करो, उसे मैसेज करो, उसे ये करो, फिर रुक जाओ, लेट मैसेज करना, वो सब क्या है? वो आपको पेशेंस सिखा रहा है कि आपको नहीं दिखाना है लड़की को। पहली चीज़ यही दिखा रहे हैं कि लव मत दिखाओ, दूसरी चीज़ ये बता रहे हैं पेशेंस रखो।
आप अपने आप को हाई वैल्यू इंसान बनाओगे तो आगे वाला आदमी खुद ही आपको अप्रोच करना चाहेगा। भले ही आप अपने आप को आप मुझे या मुझे कोई लड़की लाइक करती है, तो अगर मैं हाई वैल्यू मैन हूँ, ठीक है, समझो कि हर एक इंसान उसके साथ रहना चाहता है जिसकी वैल्यू हाई हो, जिसकी डिमांड हाई हो। आप ऑलरेडी डिमांड में नहीं हो, हाई वैल्यू इंसान नहीं हो, और आप सोच रहे हो कि कोई आपसे, फिर वो किस्मत वाली बात है। जीवन से बता दीजिए आपकी। हाँ, और उससे भी पता चल गया तो फिर तो आपकी वैल्यू ज़ीरो ही है। ठीक है, तो सबसे पहले आप खुद हाई वैल्यू इंसान हो। दूसरी चीज़, कुछ दिक्कत है? ठीक है, कोई बात नहीं। दूसरी चीज़, सबसे पहली चीज़, आप एक खुद हाई वैल्यू इंसान। दूसरी चीज़, आप उस इंसान को लगने चाहिए कि सेंस ऑफ अचीवमेंट आई हो। तीसरी चीज़, जब आप उससे अप्रोच कर लो तो पेशेंस होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा पेशेंस। मैं आपको ये बात बताता हूँ, आपका खुद का एक्सपीरियंस भी रहा होगा, और मुझे ऐसा लगता है कि जो भी दोस्त हैं उनको भी देख लो आप। जो भी मैं बात बोलूँगा ना, इसको बाद में भी सुनने के बाद आप अपने 10 दोस्तों को देखो, अब वो पता चल जाएगा। जिस भी दोस्त की रिलेशनशिप सबसे तेज़ी में बनी होगी और सबसे फास्ट बनी होगी, उसकी रिलेशनशिप सबसे फास्ट टूट गई होगी। जो पहले दिन अप्रोच किया होगा, 5वें दिन डेट पे गए होंगे, 10वें दिन वो ओयो गए होंगे या कहीं मिलने गए होंगे या ट्रिप पे गए होंगे, 30वें दिन या 2 महीने बाद उनका ब्रेकअप हो गया होगा, क्योंकि आपने वहाँ बिल्डअप नहीं किया ना, सेंस ऑफ अचीवमेंट नहीं है। वो कोई चीज़ बहुत तेज़ी से मिली और तेज़ी से सब कुछ हुआ और तेज़ी से ख़त्म भी हुआ। तो द पॉइंट इज़ कि अगर आप चाहते हो कि आप किसी को अप्रोच करना चाहते हो, तो मैं यहाँ टिप्स एंड ट्रिक नहीं दूंगा। मैं सिर्फ ये बोलूँगा कि आप अपने आप को हाई वैल्यू इंसान खुद ही बनाओ। पहली चीज़, अगर आप हाई वैल्यू इंसान नहीं हो, आपसे कोई मिल भी गया, आपसे कोई बात भी करने लग गया तो भाग जाएगा। ठीक है, खासकर लड़कियाँ, अगर लड़का है तो लड़कियाँ भाग जाएंगी, लड़का फिर भी रह लेगा। शायद वो उनका नेचर इस तरीके से है, किस तरीके से जाए। हाँ, वो इसलिए वो एवोल्यूशन इस तरीके से हुआ। अब समझो कि आज से 500 साल तो बहुत पास ही हो गया, मतलब मान लो 5000 साल पहले जब सब जंगल में थे, तब लड़कियां लड़कों को किस बेसिस पे चूज़ करती थी? पावर। इट्स नॉट जस्ट पावर। पहली चीज़, लड़कियां तब लड़कों को चूज़ करती थी कि कौन लड़का उन्हें सेफ्टी दे पाएगा, क्योंकि उन्हें लड़कों की ज़रूरत क्यों पड़ती थी? क्योंकि नहीं, सेफ्टी नहीं, उनको लड़कों की तब ज़रूरत पड़ती थी 2 बार ज़िंदगी में। पहला, जब उनकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल आती थी, क्योंकि तब वो शिकार नहीं कर सकती, दे हैव क्रैम्प्स और समथिंग, कुछ तो उन्हें होता है, तो वो दे हैव टू रेस्ट। उन्हें 3-4 दिन का रेस्ट करना है, तो उसमें खाना कौन ला के देगा? तो एक ऐसा मेल चाहिए जो उन्हें सेफ़ रख सके उस समय पर, क्योंकि अगर कोई टाइगर आ गया, खा लिया, बचा नहीं सकता, तो वो तब उसे वो इंसान की ज़रूरत है। दूसरा, जब वो बेबी प्रेग्नेंट है, तब उसे एक ऐसा आदमी चाहिए। तो तब इन 2 केसेस में कैसे इंसान को ढूंढती है? फर्स्ट चीज़ ढूंढेगी कि जो आदमी के साथ वो सेफ फील करे। दूसरा, आदमी केयरिंग हो। केयरिंग क्यों? क्योंकि उस टाइम पे उसको पैम्पर होने की ज़रूरत है, उस टाइम पे उसे केयर करने की ज़रूरत। केयरिंग का मतलब आज का नहीं, मतलब लड्डू मोना सोना वाली वो वाली केयरिंग नहीं। केयरिंग का मतलब खाना चाहिए तो खाना ला के दो, ठीक है, एंड ऑल दैट। हाई वैल्यू मैन जिसे हम बोलते हैं, वो हाई वैल्यू मैन क्या है कि बाय हुक बाय क्रुक, वो अगर उसे खाना लेके आना तो वो लेके आ रहा है। ऐसा नहीं है कि वो बोल दिया है। अब कैसे, आपने यहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, बातें करेंगे बड़ी बड़ी, जब रिलेशनशिप में आ जाएंगे तो गायब, खोखले अंदर से। पैसा दिखा के लड़की पटा रहे हैं, फिर वो पैसा भी पापा का है और बाद में पापा गाड़ी में नहीं है, तो ऐसा लोग नोटिस नहीं करते आज के टाइम पे, तो मैं भी होता है ऐसा, वो लड़कियाँ बहुत नोटिस करती। एक बात बताता हूँ, सब लोग नोटिस करते हैं, इट जस्ट आप किस जगह पर खड़े हो। आप पैसा पता कहाँ दिखा रहे हो? क्लब के बाहर, वहाँ पे वही लड़कियाँ आती हैं जो पैसा नोटिस करती हैं। जो लड़के ये बोलते हैं कि लड़कियाँ पैसे पे मरती हैं, एक्चुअल में वो सही हैं, क्योंकि उनको जो लड़कियाँ मिल रही हैं, आपका सेंस ऑफ अट्रैक्शन क्या है? पैसा। तो आपकी तरफ जो अट्रैक्ट हो रही हैं वो पैसे वाली लड़कियाँ हैं। आप अपने आप से पैसा हटा दो, अपना महंगी घड़ियाँ, महंगी कपड़े हटा दो और सिंपल रहो, और अपनी सादगी से किसी लड़की को इम्प्रेस करने की कोशिश करो। अगर वो इम्प्रेस हो गई तो उसको आपके पैसे से मतलब नहीं। जो लड़कियां बोलती हैं लड़के बॉडी पे मरते हैं, वो दिखा ही बॉडी रही है, तो आपका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन क्या है? बॉडी। तो वही लड़के आएंगे ना जो जिनको बॉडी पसंद है। अब आप बोल रहे हो कि ये मूवी देखने, कोई समझो कोई
भगवान की कोई मूवी लग गई, बोल रहे ये तो बाबा देखने आ रहे हैं इसको, या कोई मतलब धार्मिक लोग देखने आ रहे हैं। अरे उसका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन धार्मिक लोगों के लिए है ना, तो इसलिए आ रहे हैं। अब ये नहीं बोल सकते कि पूरी दुनिया धार्मिक है। जिनका ट्रस्ट है वो मूवी ने अपने आप को प्रमोट ऐसे किया है कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इस भक्ति वाले लोग और धार्मिक लोग, तो वो आ रहे हैं। अब आप समझो कि आप एक मूवी हो और आपने अपने आप को ऐसे प्रमोट किया कि मेरे पास बहुत पैसा है, आप ऐश करोगे। अब कोई लड़की क्या देख रही हो, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इज, अगर मेरा इंटरेस्ट पैसे में है तो आई विल अट्रैक्ट टूवर्ड्स यू। और फिर आप बोल रहे हो लड़कियाँ तो पैसे पे ही मारते, क्योंकि यू आर शोइंग इट ना। आप हम पे लगता है कि हम क्या दिखाना। आप किस चीज़ को दिखाकर अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। पैसा शायद मेरे पास भी हो सकता है, आपके पास भी हो सकता है। मैं एक बात बताता हूँ, मैंने 20-21 साल की उम्र में कमाना शुरू कर दिया था, उससे भी पहले ही शायद। तो तब बहुत अच्छा पैसा कमा रहा था मैं, पर मैंने आज तक किसी लड़की को कभी अपना पैसा नहीं दिखाया। इफ़ आई एम गोइंग फॉर अ कॉफ़ी आई हैव टू स्प्लिट करेंगे, ठीक है, या फिर आज मैं पिला रहा हूँ कल आपको पिलानी पड़ेगी। कोई बेसिक हाँ मतलब हाँ, हाई फाई तो जाना ही नहीं है। और मैं कभी गया भी नहीं, मतलब मेरा कभी शौक़ नहीं था कि मैं कोई बड़ी जगह पे जाऊँ। इवन आज भी अगर मैं पिज़्ज़ा हट में जा रहा हूँ या मैं डोमिनोज़ में जा रहा हूँ, आई डोंट नो कि मुझे वहाँ खाना क्या है या ऑर्डर क्या करना है। तो आई ऑलवेज से कि मुझे नहीं पता, आप मुझे बताइए। मैं उनको बोल देता हूँ, वो बोलते हैं सर दिस इज़ पिज़्ज़ा, दिस इज़ कॉफ़ी, मुझे नहीं पता। तो ऐसे हाँ, तो मैं बोलता, कुछ लोग नहीं बोलते हैं डर के मारे कि भाई क्या कैसा लगे। मैं बोलता हूँ यार मुझे नहीं पता, मैं पहली बार आया हूँ, आप मुझे बता दो क्या अच्छा है, या आप मुझे कुछ ऑप्शन दे दो, एक दो, तो मैं बता देता हूँ। हाँ तो वही है, तो वो होने लग गया अब मेरे साथ कि मैं इस तरीके से चलने लग गया हूँ। पर जिस तरीके के लोग हैं, या आप, मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि इफ़ यूर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इज़ समथिंग वट एवर यू वॉन्ट, जो आप वो चूज़ करो आप। अब मेरा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इज़ कि मेरी बातें, मुझे पता है कि मैं बातें बहुत अच्छी कर सकता हूँ। तो इफ़ कोई लड़की मेरे पास उसके लिए आ रही है और वो ज़िंदगी भर रहने वाला है, तो वो रहेगी। पैसा मेरे पास कम ज़्यादा होता रहेगा, क्योंकि पैसा देख के तो आई नहीं ना, मैंने अट्रैक्ट नहीं किया उसे। तो दिस इज़ व्हाट आई थिंक। हाँ, तो हम जंगल वाली बात पे थे, तो उसे कंप्लीट कर देता हूँ कि उधर उस टाइम पे भी हाई वैल्यू चीज़ें ही चल रही थी। हाई वैल्यू मैन मतलब मस्कुलर मैन, जो उनको प्रोटेक्ट कर सके, केयर कर सके, उनको सेफ्टी दे सके। तो आज भी लड़कियाँ वही देख रही, ठीक है, आज वही लड़कियाँ, वो एवोल्यूशन यहीं तक चल रहा है। मसल से क्यों अट्रैक्ट हो जाती हैं, उन्हें भी नहीं पता क्यों अट्रैक्ट होती हैं, क्योंकि उस टाइम पे उन्हें सेफ्टी दिया करते थे, और आज भी उन्हें सेफ्टी का मतलब मसल पता है। अच्छा हाँ, दिखने में क्यों अच्छा लग रहा है, पतला आदमी क्यों नहीं अच्छा लग रहा, ये भी तो समझ रहे हो कि क्यों अच्छा। मैं ये नहीं बोल रहा अच्छा बुरा क्यों लग रहा है, क्यों लग रहा है, क्योंकि उस टाइम एवोल्यूशन पे वही लोग अच्छे लगते थे जो उन्हें प्रोटेक्ट कर पाएंगे, और प्रोटेक्ट वही कर पाएंगे जिनके पास मसल होगा, क्योंकि शेर से लड़ना है। पर आज शेर से नहीं लड़ना है, पर आज भी लोगों को वही पसंद आ रहा है। आज भी लड़कियों को सेफ्टी चाहिए, जिसके साथ वो सेफ फील करे, जिसके साथ जो सेफ का मतलब क्या है आज की सेफ्टी के मामले में, कि जो आगे डिच ना करे, ठीक है। केयर का मतलब क्या है कि आज उन्हें पाल सके, चीज़ें कर सके। ऑल्दो सारी लड़कियां अभी इंडिपेंडेंट हो रही हैं, बट स्टिल मतलब लड़कियों, आज भी लड़कियां प्रेग्नेंट हो रही हैं, और तब उनकी मैक्सिमम लड़कियों की जॉब नहीं रहती, या बच्चे में वो फोकस करती हैं 1-2 साल, तब तो उन्हें चाहिए ना लड़का जो उन्हें स्टेबिलिटी दे। एंड तो लड़के को भी ये सब चीज़ें पॉसिबल करनी चाहिए। 20 लड़के के लिए अलग आ गए ना, अब लड़का एज अ लड़के को लड़की के लिए कंसिडर करना चाहिए कि ये भी वैनी एंटेन नहीं है, कमाती वो लड़की, ये मैं एज अच्छी लाइफ प्लान करवाना चाहता। बहुत अलग चीज़ें आ जाती है। जैसे मैंने अभी बताया, लड़कियां लड़कों में ये देखेंगी, अब लड़के क्या देखेंगे लड़कियों में, ठीक है, वो बिल्कुल डिफरेंट है। वो भी एवोल्यूशन के हिसाब से डिफाइंड किया गया है, ठीक है। अब एवोल्यूशन के हिसाब से क्या डिफाइन है, आप समझो कि आप एक लड़की में क्या देखोगे, ठीक है। सबसे पहले आप चूज़ कर रहे हो कि मुझे, दोनों ही लोग चूज़ कर रहे हैं कि मुझे किसके साथ एवोल्यूशन करना है, मुझे किसके साथ अपनी जनरेशन बढ़ानी है। तो सबसे पहले आप लड़की की वैल्यूज़ देखोगे, क्या उसमें वो स्टेबिलिटी है या नहीं, जो मैं अपनी जनरेशन आगे बढ़ा रहा हूँ, क्या वो उसको संभाल पाएगी कि नहीं। और आज के टाइम पे क्या हो जाता है, अब देखो दुनिया की दिक्कत पता है क्या है, वो गर्लफ्रेंड अलग ढूंढती है, वाइफ अलग ढूंढती है। मैक्सिमम लड़कों के गर्लफ्रेंड के लिए क्राइटेरिया अलग होते हैं, वाइफ के लिए क्राइटेरिया अलग होता है। और वो इसलिए होता है क्योंकि गर्लफ्रेंड
अब अर्ली से अर्ली स्टेजेस पे बन रही है, मतलब 9th-10th के भी बच्चे शायद गर्लफ्रेंड बना रहे हैं, ठीक है, और उससे नीचे हमें पता नहीं, मुझे हमारे टाइम पे तो 11th इज़ मैक्स कि 11th-12th में बनते थे कि रिलेशनशिप भी क्या बनते थे, बस बातचीत होने लगती थी, हाँ हो गई बात। तो अब जितनी छोटी एज में जा रहे हैं, अब उस एज में शादी का तो उन्हें पता नहीं है, तो दे जस्ट वांट अ पार्टनर जिसके साथ वो फिज़िकल रिलेशन में भी जा सकें या जिसके साथ वो इमोशनल रिलेशन भी, हाँ कमिट तो क्या करेंगे, उन्हें पता नहीं शाम को खाना क्या है तो वो क्या कमिट करेंगे। बट द पॉइंट इज़ कि जो भी चीज़ें हो रही हैं वो अभी अर्ली स्टेजेस पे हो रही हैं। अब अगर आप शादी की वैल्यू के हिसाब से नहीं ढूंढ रहे हो, और दिक्कत पता है क्या है, अगर आप 18 साल की उम्र में शादी की वैल्यू के हिसाब से ढूंढ रहे हो तो भी आप बेवकूफ़ हो दुनिया के सबसे बड़े, क्योंकि अभी आपका एवोल्यूशन के हिसाब से अभी आपको पूरा चेंज होना बाकी है। अभी आप खुद अपनी पर्सनैलिटी, आप खुद को देखो, जब आप 18 साल के हो गए आप कैसे थे, दिखने में अंदर से बहुत दिखना तो छोड़ दो, मेंटल माइंडसेट कितना अलग था और आज आप कितने अलग हो। क्या आप ऐसा हो सकता है कि 17 साल में जिस लड़की, जो भी आप चाह रहे हो किसी लड़की में, वो आज भी चाहते हो, तो आप किसी लड़की को किस तरीके से कमिट करोगे। हम 17-18 साल की उम्र में कमिट करने लगते हैं शादी के लिए, पर हम तो 25-26 के बाद आदमी ही अलग होते हैं। मैं वही हम खुद को 18 साल तो देखेंगे नहीं कैसे था, खूब गुस्सा आने लगता है बच्चों को देखो, मेरे बच्चे हैं क्या जानते हैं, पर हम सेम उसे इससे निकले। तो प्रॉब्लम ही यही होगी रिलेशनशिप में कि अब लोग रिलेशनशिप ना, जो आपने पहले बोला, अकेले हैं, अनहैप्पी हैं, तो रिश्ता बना लेते हैं या सोशल वैलिडेशन के लिए बना लेते हैं। तो अब रिश्ते बन इसलिए नहीं रहे कि भाई एवोल्यूशन करना है या जनरेशन आगे बढ़ानी है, अब रिश्ते इसलिए बन रहे हैं कि ज़िंदगी में एंटरटेनमेंट नहीं है, कुछ मज़ा तो आए। लस्ट बहुत ज़्यादा, लस्ट तो अलग चीज़ है, जो आप लस्ट वर्ड यूज़ कर रहे हो वो तो हवस हो गई बेसिकली। हवस एक अलग चीज़ है वो कोई बड़ी बात नहीं है। देखो वो भी हार्मोन्स पे डिपेंड करता है, क्योंकि जब हम प्यूबर्टी को हिट कर रहे हैं हमारे हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं और वी आर सीकिंग फॉर फिजिकल रिलेशनशिप, दैट्स इट। बट आप जो बोल रहे हो कि फिज़िकल रिलेशन किसी भी नॉर्मल रिलेशनशिप में वो तब ज़रूरी है जब व्हेन यू आर लुकिंग फॉर अ मैरिज, ठीक है। और दूसरी बात, व्हेन यू आर गोइंग स्लो इन इट। आजकल क्या है, ज़िंदगी इतनी फास्ट है, आज आप किसी से मिले, कल चैट हुई, परसों बात हुई, 1 महीने का रिलेशन हुआ, नाउ यू वांट टू गेट फिजिकल विद दैट पर्सन। इतना जल्दी नहीं आप जान पाओगे। मैं ये बोलता हूँ कि आपका जो फर्स्ट वो अट्रैक्शन फेज़ है ना, उसको थोड़ा डाउन होने दो। जब वो डाउन होता है तो क्या होता है, आपको उसकी कमियाँ दिखने लगती है। जब कमियाँ दिखती हैं तो देन यू कैन डिसाइड कि नाउ फिजिकल इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। क्यों? क्योंकि अनटिल एंड अनलेस फिजिकल इज़ ऑल्सो, मतलब इंडिया में इसको बेसिक नीड में नहीं गिना जाता, पर जैसे रोटी कपड़ा मकान बेसिक नीड है, बाहर लोग इसको भी फिजिकल ज़्यादा बट है, मतलब गिनते नहीं है पर है। बट वही है कि आप रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हो, रिलेशनशिप एक स्लो प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि 1 महीने 2 महीने में हुआ अब मुझे फिजिकल होना है, ऐसा नहीं हो सकता। बट हाँ, अगर आप लव मैरिज के लिए जा रहे हो तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने, ये सबसे बेवकूफ़ाना चीज़ होगी कि आपने शादी कर ली लव मैरिज और उसके बाद दैट अदर पर्सन इज़ नॉट एबल टू सेटिस्फाई यू फिजिकली, तो फिर क्या करोगे फिर किसको क्या बताओगे तो वहाँ प्रॉब्लम है। चलो एक बार अरेंज मैरिज हुई तो यू कैन से कि यार मम्मी पापा ने चुना है, ये ऐसा नहीं हो, तो यू कैन ओपनली से दैट। बट आप जब लव मैरिज में हो तो फिर कैसे बताओगे? और अपने आप से सवाल पूछो। आप बोल रहे हो ना कि मेरे लिए ज़रूरी नहीं है, अगर कोई बोल रहा है तो आप अपने आप से सवाल पूछो, क्या आप पूरी ज़िंदगी फिजिकल रिलेशन के बिना रह लोगे? तो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और जो लोग बोलते हैं कि नहीं मैटर करता है, वो किसी लाइफ के स्टेज पे शायद उनके लिए मैटर ना करता हो। जैसे अगर कोई लड़की कभी किसी से फिजिकल हुई नहीं है, इसलिए उसका जो पहला फिजिकल एक्सपीरियंस होगा वो हमेशा टेरिफिक होगा, मतलब डर रही होगी वो फिजिकल रिलेशन से। तो ये बात है कि पहला उसका रिलेशन थोड़ा घबरा सकती है वो, इस वजह से वो शायद पहले फिजिकल रिलेशनशिप में ना जा रही हो, जो ठीक भी है। पर जब तक आप ये 3 स्टेजेस को कवर ना कर लो, उसके बाद आप फिज़िकल स्टेज पे आओ। देखो फिज़िकल के भी अलग अलग स्टेज हैं,
ठीक है. इफ़ यू आर इंटीमेटिंग विद समवन इज समथिंग डिफरेंट एंड यू आर गेटिंग फिजिकल विद समवन इज गेटिंग इट्स अ डिफरेंट प्रोसेस. ठीक है. इंटीमेटिंग का मतलब क्या, आपने हाथ पकड़ लिया, हक कर लिया, किस कर लिया, या ये सारी चीज़ें जो भी हैं ये इंटीमेशन में आती हैं. बट व्हेन यू गो फॉर इंटरकोर्स दैट इज़ कॉल्ड फिजिकल रिलेशनशिप. ठीक है. तो इंटीमेशन ठीक है, आप रिलेशनशिप के 6 महीने 1 साल के अंदर कर रहे हो. बट व्हेन यू क्रॉस दोज 4 स्टेप जो मैंने बताए, अट्रैक्शन, कंपैटिबिलिटी, स्टेबिलिटी एंड कमिटमेंट, देन उसके बाद यू कैन एक्सप्लोर द फिजिकल स्टेज. और ये आपको फ़ायदा भी देगी. क्या होगा, जब आप थोड़ा फिजिकली पीछे रहोगे तो वो जो अट्रैक्शन है वो बनी रहेगी कि यू हैव समथिंग टू एक्सप्लोर मोर. ऐसा नहीं है कि ख़त्म हो गया. आफ्टर दैट तो चीज़ें नैरो डाउन होने लग जाती है ना, चाहे वो शादी के बाद हो. आपको पुश देगा ऊपर, क्योंकि अभी तक आप फिजिकल रिलेशन में आए नहीं हो, देन वो आपको वापस पुश देगा. पर आजकल लोगों की दिक्कत ये है कि उन्हें बहुत सब कुछ चाहिए, जल्दी चाहिए, मिल जाए फटाफट. ठीक है. फिर वो जल्दी बोरिंग फील भी करते हैं और देन दे वांट टू गो आउट. और हम लोग बात क्यों नहीं करते, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो चाहे हस्बैंड वाइफ हो, टैबू है ना, सोसाइटी टैबू है. सोसाइटी टैबू बन गया है कि सबकी बात कर लेंगे. राइट, तू ये अच्छा नहीं है, तू अच्छी नहीं है तेरे में, लेकिन कभी सेक्स के बारे में बात नहीं करेंगे कि यू आर नॉट गुड इन दिस, या तू ऐसा कुछ कर या मैं ऐसा कुछ करूँ, कि ताकि वो, क्योंकि सी मैं कुछ वीडियोस देखता हूँ, कुछ बुक्स पढ़ता हूँ. मैं ये नहीं कह रहा, मैं ओवरऑल वो चीज़ें स्टडी करता हूँ, बट जो चीज़ें देखी और सीखी है और पढ़ी है, दैट इज़ कि आपको उसके अंदर भी इंटरकोर्स में या फिर जब भी आप फिजिकली करो उसमें भी अपने आप को थोड़ा सा एंटरटेन और अपडेट रखना पड़ता है. क्योंकि अगर आप सेम चीज़ कर रहे हो, बोर जो हमने पहले, तो इसके लिए क्यों बात नहीं कर. मुझे ऐसा लगता है इंडिया में तो कामा सूत्रा बनी है, तो अब बाहर वाले तो क्या ही जानेंगे सेक्स के बारे में जितना इंडियन लोग जानते हैं. टेम्पल्स में इतने सारे मूर्तियाँ मिली है, बात कोई नहीं करता. बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करना है तो एक अच्छा फिज़िकल रिलेशन भी होना ज़रूरी है. और आप उस फिज़िकल रिलेशनशिप में बहुत कुछ एक्सप्लोर कर सकते हो. लोग ना एक्सप्लोरेशन की तरफ नहीं जाते, दे जस्ट वॉन्ट टू डू अ इंटरकोर्स और वो बस ख़त्म हो गया. वो जहाँ कर रहे हो वो मज़ा नहीं है. आप एक्सप्लोर कितना कर रहे हो, आगे वाले की सेंसेशन पहचान रहे हो कि नहीं, कितना सेंसिटिव है, कहाँ सेंसेशन उसको होती है, कहाँ उसको नहीं होती है. ठीक है. ये सेंसेशन पहचानना बहुत ज़रूरी है. ये यूजुअली लोगों में होता नहीं है. पर अब यहाँ पे क्या है, 2 लोग खुश रहेंगे. अगर मैं एक 18-19 साल का लड़का हूँ और आप एक 18-19 साल की लड़की हो और हम दोनों ने एक रिलेशनशिप बनाया, हम 21-22 साल के हो गए. 22 साल के बाद वी गॉट इनटू अ फिजिकल रिलेशन और उसके बाद हम धीरे धीरे डेवलप करते गए, चीज़ें करते गए. तो क्या होगा, हमारी जो फिज़िकल की सेंस है, फिज़िकल रिलेशनशिप की, वो सेम टाइम पे ग्रो हुई है, तो हमें इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी. तो अगर वो रिलेशनशिप 25-30 तक भी जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है. और शायद हम इतना एक्सप्लोर करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि जितना हमने एक्सप्लोर किया साथ किया और चल जाएगा. बट अगर मैं 25-26 का हूँ और आप एक 25-26 की अलग लड़की हो, आपके फिज़िकल रिलेशन कुछ अलग रहे हैं, मतलब एक्सपीरियंसेस, मैं उसमें जमा हुआ खिलाड़ी आ गया, मेरे को तो सब पता है, ये है वो है. अब मैं आपके साथ फिज़िकल होने की, मतलब आफ्टर रिलेशनशिप में फ़िज़िकल होना चाहता हूँ, तो आई कांट डू इट. ठीक है. क्योंकि आप उस लेवल पे डेवलप ही नहीं हो. आपको उस लेवल पे किसी मेल को कैसे उसके सेंसेस को टच करना, आपको यही नहीं पता है. बहुत सारे रिलेशनशिप में ये भी होता है कि एक बंदा डोमिनेटिंग होता है. मतलब जैसे कई लोगों के रिलेशनशिप में लड़कियां ही सब कुछ करती हैं, लड़के सिर्फ बैठ के एंटरटेन होते हैं. कई लोगों के रिलेशनशिप में लड़कियां कुछ नहीं करती हैं, दे आर जस्ट देयर, और लड़के सब कुछ करते हैं. तो वो नहीं होना चाहिए. ठीक है. अब इक्वली होना चाहिए. और आप कितने सेंसेस को पहचान पा रहे हो. हमारे शरीर के हर एक सेंसेस में कुछ ना कुछ है, कहाँ पे आप टच कर सकते हो, कहाँ पे, वो तो डिपेंड करता है कि आप कितना उसमें इंटरेस्टेड हो और कितना एक्सप्लोर करना चाह रहे हो, बात कितना करना चाह रहे हो और कितना एक्सप्लोर करना चाह रहे हो. अरे आई डोंट नो, पता नहीं कौन सी, मुझे याद नहीं आ रहा, कोई बुक है, वर्ल्ड वाइज रिपोर्ट है कि एक्चुअल में भी जो डिवोर्स और जो रिलेशनशिप ब्रेक होते हैं, सबसे ज़्यादा इसके अंदर जो मेन कारण है फिजिकल सेक्स, और लोग उसी पे बात नहीं करते. करो, मुझे ऐसा लगता है आप लोग भी करो, करनी ज़रूरी है. अपने पार्टनर से करो, क्या चाहते हो, कैसे चाहते हो. और मुझे ऐसा लगता है बात करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है जब आप उस मोमेंट में प्रेजेंट होते हो.
इंडिया में मुझे ऐसा लगता है, अब मैं मतलब एक तो दोस्त भी बात नहीं कर रहे हैं ना, लड़के लड़के भी, क्योंकि उसे लग रहा है कि अगर उसका टाइमिंग कुछ ज़्यादा होगा या इसका टाइमिंग कुछ कम होगा तो इनसिक्योरिटी आ जाएगी। बात होती तो नहीं, बात आप करना भी चाह रहे हो तो फिर वो नहीं हो पाएगी, क्योंकि बहुत इनसिक्योर हैं इस चीज़ को लेके। अब क्या पता कोई दोस्त आपका बड़ा हीरो बन रहा हो, बहुत सारी मूवीज़ में भी ऐसा दिखाया है, कोई बहुत बड़ा दबंग बन रहा है पर वो बेड में 5 मिनट भी टिक नहीं सकता, ठीक है, तो फिर वो ये डिस्कस नहीं करना चाहता, और ये डिस्कस नहीं करना चाहता इसलिए उसे समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, क्यों ऐसा मैं टिक नहीं पा रहा हूँ, या क्या दिक्कत आ रही है, क्या सेंसेशन है। तो ये सारी आर्ट है, कला है। जो लोग रिलेशनशिप में आने के बाद रिलेशनशिप टूटती है बहुत ज़्यादा डिप्रेस फील करते हैं, के लिए कुछ कहना चाहोगे कि क्या ऐसा करें जिससे वो दोबारा रिकवर हो सके, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो? क्योंकि देखो जो छोड़ गया वो शायद नहीं आए वापसी, बट आप उसके लिए अपनी लाइफ क्यों स्पॉइल करते हो? देखो, ब्रेकअप जो है हमारा नीश है, मतलब हम उसी पे ज़्यादातर बात करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ब्रेकअप के बाद मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, अकेले रहना पसंद, पीना पसंद, सैड हाँ, ना पसंद, अभी सारी चीज़ें क्या हैं, नेगेटिव वे में करना है। यू आर जस्ट सप्रेसिंग योर डोपामिन, यू आर जस्ट, आप पहले यहाँ थे, आप ऑलरेडी जब रिलेशनशिप में थे तो आपका डोपामिन लेवल यहाँ होता था, फिर आप नीचे आ गए, फिर आपने क्या किया, अल्कोहल पिया और आप और नीचे चले गए। अल्कोहल क्या करता है, इस मोमेंट पे आपका डोपामिन हिट करता है ऊपर, उसको ऊपर करेगा, फिर अगले दिन जो डोपामिन जो सिस्टम हमारे ब्रेन में बनता है जिस वजह से उसको थोड़ा सप्रेस कर देता है। उससे क्या होता है कि अगले दिन अगर हमारा ब्रेन सपोज, ऐसा है होता नहीं है पर सपोज कि जैसे 100 ml डोपामिन रिलीज़ करता है, ऐसा हो नहीं सकता, 100 ml बहुत ज़्यादा होता है पर ऐसे मान लेते हैं, मतलब एक मेजरमेंट देने के लिए। तो अगले दिन जब हम कुछ भी काम करेंगे तो हमारा ब्रेन सिर्फ 80 ml उसको प्रोड्यूस कर पाएगा, उसकी प्रोडक्शन वैल्यू कम हो जाती है धीरे 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 धीरे। अल्कोहल कोई भी ड्रग्स है जिससे आप मतलब ले रहे हो, अल्कोहल पी रहे हो, हाँ, तो आप क्या हो रहा है, उस मोमेंट पे आपको अच्छा फील हो रहा है, पर आप नोट कर लेना अगले दिन जो आप आज फील करते थे उससे भी डिप्रेस फील होगा, उससे ज़्यादा डिप्रेस फील होगा आपको, ठीक है, ये चीज़ होती है। और दूसरी चीज़ क्या कि अकेले रह गए, हम सोशल क्रिएचर्स हैं, ठीक है, हम सोशल पर्सन हैं, हम सोशल एनिमल हैं, कुछ भी बोलिए, तो अगर हम सोशल एनिमल हैं तो वी हैव टू बी सोशलाइज विद पीपल। अगर हम अकेले रहेंगे तो फिर हम डिप्रेस, एक कुत्ता सबसे जल्दी डिप्रेस होता है, आपको पता है, आप डॉग को 3 दिन छोड़ दो वो डिप्रेस होने लग जाएगा, अकेला छोड़ दोगे दिन बाद दिन। जिन्होंने डॉग पाला है वो जानते हैं डॉग बहुत जल्दी डिप्रेस होता है, ठीक है, तो हम तो इंसान हैं। तो सबसे पहली चीज़ फिज़िकल एक्सरसाइज को मत छोड़ो, क्योंकि वो नेचुरली आपका डोपामिन रिलीज़ करेगी ब्रेन में और आपको हैप्पी फील कराएगी। फिज़िकल एक्सरसाइज तोड़ दो अपनी बॉडी को, ठीक है। दूसरी चीज़, खाना, कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, खाने का मन नहीं कर रहा है, ड्रिंक जूसेस, पर जूस पियो, पर कुछ ना कुछ पियो, ठीक है। नहीं पीते हो, खाना नहीं खाते हो, अब ये बिल्कुल वैसी बात होगी कि मैं गाड़ी में पेट्रोल की डीजल की जगह ना मैं पानी डाल रहा हूँ, बोल रहा हूँ चल क्यों नहीं रही, क्यों नहीं चल रही है, ये पहले जैसी क्यों नहीं चल रही है। अरे तुम पहले कैसे थे और अभी कैसे, वो तो देखो। तुम पहले सब कुछ कर रहे थे, अपने आप में हैप्पी रह रहे थे, मूवीज़ देख रहे, चीज़ें कर रहे थे, अब आप बैठे हुए हो सैड सॉन्ग सुन के रोए जा रहे हो। सर्कल बहुत मैटर नहीं करता इसमें कि आपका सर्कल कितना अच्छा है, आपको बाहर निकाल से फ्रेंड सर्कल बहुत मैटर। फ्रेंड सर्कल मैटर करता है, पर वो फ्रेंड्स मैटर करता है जो आपको सुने या जिनके सामने आप बोल सकते हो। जब ना, हाँ, यूजुअली ऐसे लोग हैं जो जिनके पास ऐसे दोस्त हैं, वो दोस्त कोई काम के नहीं है, मतलब उनके सामने आप कुछ शेयर नहीं कर सकते, बस हंस सकते हो, पार्टी कर सकते हो, और वो एक दिन करोगे, 2 दिन करोगे, फिर नहीं कर पाओगे। और दूसरी बात, सच्चाई ये है कि कोई भी दोस्त ना आपकी 1 बार सुनेगा, 2 बार सुनेगा, 10 बार सुनेगा, उसके बाद नहीं सुनेगा, कोई भी दोस्त नहीं सुनेगा आपकी। तो अच्छा यही है कि आपने अपनी लाइफ को एक न्यू एनर्जी क्रिएट करने की कोशिश करो। मैं कितना भी अच्छा आदमी हूँ, कोई इंसान मेरे पास 2 बार आकर रोएगा ना, मैं सुनूंगा, 3 बार आएगा रोएगा, सुनूंगा, रोज़ करेगा तो मैं नहीं सुनूंगा, आदत लग जाओ। तो बोलते हैं इसकी आदत ही यही है। तो सबसे पहली चीज़ फिज़िकल एक्सरसाइज, दूसरी चीज़ खाना,
डाइट अपनी डाइट का मतलब ये नहीं कि आप डाइट करो, डाइट का मतलब जो भी आप खा रहे हो सब्जी रोटी वगैरह, अगर आप सैड फील कर रहे हो तो केला बनाना और दही, ये 2 चीज़ें आपको बहुत अच्छा फील करवाती हैं। तो ये 2 चीज़ें ज़रूर अपनी डाइट में ऐड रखो, ठीक है, बनाना एंड दही, ठीक है, ये 2 चीज़ें खाओ। और तीसरी चीज़ ये हो सके तो स्लीप को टाइमिंग छेड़ो मत, जितना अर्ली हो सके उतना अर्ली उठो। अगर आपका टाइम शेड्यूल ये है, आप सुबह अर्ली उठ रहे हो 5 बजे, आपने सन की पहली रेज़ अपनी बॉडी पे डालने दी, पूरी बॉडी पे, मतलब शर्टलेस होकर आपने बॉडी पे रेज़ फुल सनराइज़ आने दिया, जितनी भी रेज़ आ रही हैं, और आपने उस टाइम पे अच्छा अमाउंट ऑफ पानी पी लिया, आपने एक अच्छा वर्कआउट करके आए, उसके बाद अपना काम किया, ठीक है, और आप शाम को अपने फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ कहीं भी एक सोशल गैदरिंग पे गए, ठीक है, ज़रूरी नहीं गैदरिंग का मतलब ये है कि शादी ब्याह में नहीं गए, मतलब सोशल गैदरिंग का मतलब हो सकता है कि 4 दोस्त मिले बैठे, या फिर वीडियो कॉल पे बात हो जाए, या फिर फैमिली से बात हो जाए, मम्मी पापा के पास जाके बैठ गए अगर आप घर में ही हो, ठीक है, बच्चों के साथ बैठ गए, जैसे अभी मेरी बहन के बच्चे आ रखे हैं तो मैं उनके साथ काफ़ी खेलता हूँ, 1 घंटा सुबह स्पेशली टाइम देता हूँ कि 1 घंटा खेलना है, शाम को खेलना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको टाइमिंग लगाओ कि 1 घंटा करना, और रात को जल्दी सो जाओ। अब क्या है, लोग क्या करते हैं, रात को 1-2 बजे तक वो स्क्रॉल कर रहे हैं, ठीक है, स्क्रॉल मत करो। स्क्रॉल अगर आप ब्रेकअप में हो तो स्क्रॉल करना बंद कर दो आज, अभी। क्यों? हमारी ना यादों के ट्रिगर पॉइंट होते हैं, समझ लो कि यादों का एक बॉम्ब है दिमाग में, और उसका ना एक ट्रिगर रिमोट है। अब रिमोट कहाँ है हमें पता नहीं है। रील में जब हम स्क्रॉल करते हैं तो हमें ये नहीं पता कि अगला रील क्या है। तो वो क्या होता है कि जब अगली सपोज आप अच्छे मूड में हो, ठीक है, आज का दिन अच्छा गया, भाड़ में जाए लड़की, कोई बात नहीं है, आपने रील स्क्रॉल की और रील पे अगली रील आई है कि तुमने मेरा दिल तो तोड़ दिया पर कहाँ तक जाओगी, ये वो ये कुछ भी आ गया। अब आप हिट कर गया, मेमोरी सारी ट्रिगर कर गई, या तुम उस कॉफ़ी शॉप में जाती हो क्या, ऐसा कुछ आ गया जिसमें हम अक्सर बैठा करते थे, ऐसे कुछ रील आ गई, अब आपका हिट कर गया। अरे यार, आप पूरी रात सोच रहे हैं कि यार वो जाती होगी, उसके साथ भी जाती है क्या, ये पूरी रात यही सोच रहे हैं, नींद नहीं आई, पूरी नींद ख़राब हुई, सुबह आप लेट तक सोए या नहीं उठे, सुबह उठते ही आपने चाय पीने लग गए, उससे सिस्टम और ख़राब हो गया क्योंकि शुगर ले रहे हो। शुगर बंद कर दो, अगर आप ब्रेकअप में जा रहे हो तो प्लीज़ शुगर, नेचुरल शुगर, हाँ, मतलब जो भी प्रोसेस शुगर है वो चीनी मत खाओ, जितना हो सके कम, क्योंकि चीनी से क्या होता है कि आपका और जो डोपामिन लेवल है वो भी, डोपामिन ना रिवॉर्ड है, वो आपको हर चीज़ से मिलता है, पर आपको कितना चाहिए, सिंपल सी बात समझा देता हूँ, हर वो चीज़ जो आप कर रहे हो जो डोपामिन को हिट कर रही है, एक्चुअल में आपका बेस पॉइंट ये है, तो आपको यहीं पहुँचना है। तो ट्रेन योर बॉडी टू बी हेयर। जो भी संत लोग हैं या जो भी मॉन्क्स हैं, जो साधु हैं, जो ऊपर साधना कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, दे आर ट्रेनिंग देयर सेल्फ टू बी इन दिस बेस लाइन, नथिंग एल्स। अभी आपको क्या यार आलस फील कर रहा हूँ, कॉफ़ी चाहिए, क्योंकि आप बेस लाइन पे आ रहे हो और आपको यहाँ अच्छा नहीं लगता, इसलिए कॉफ़ी हिट करेगी यहाँ पे, आप वापस यहाँ पे आ जाओगे। जो एक्सट्रीम केसेस है कोकेन वोकेन वाले, वो यहाँ पे है, आप इतने में खेल रहे हो, पर तब भी आपको अपनी बॉडी को ट्रेन करना है यहाँ रहने के लिए। अब आप दिक्कत क्या है कि मैक्सिमम लोग, हम सब जानते हैं कि मैक्सिमम लोग अपनी लाइफ में नहीं कर रहे हैं, मतलब ना वो फिज़िकल एक्सरसाइज कर रहे हैं, ना वो कोई मेंटल एक्सरसाइज कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, ना कोई ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं, ना कोई डेली डिलेबरेट मतलब ऐसे अपने मन से जाके कोई भी ऐसा सनलाइट नहीं ले रहा है, कोई नहीं लेता है ना। अब दिक्कत ये है कि जब वो क्या कर रहा है, दूसरे इंसान से डोपामिन ले रहा है, आप मेरी केयर करो, आप मुझे पूछो, मुझे अच्छा लगेगा। अब दिक्कत ये है कि वो यहाँ तो पहुँच गए, अब नीचे गिरे तो अब उनको बेस लाइन पे तो रहने की आदत नहीं है। अब वो फिर ये सब साइंस है, समझो कि आप यहाँ नीचे गिरे हो, अभी ब्रेकअप के बाद आप लोग यहाँ पे हो, अब आपको बेस लाइन पे रहने की आदत नहीं है। अब आपका दिल बोलेगा कुछ ऐसा कर कि बेस लाइन से ऊपर जा, या तो आप सिगरेट पियो ताकि बेस लाइन से ऊपर जाओ, अल्कोहल पियो, बेस लाइन कुछ भी करो, बेस लाइन से ऊपर जाओ, दूसरी लड़कियों के साथ फिजिकल हो जाओ, बेस लाइन से ऊपर जाओ, क्योंकि फिजिकल रिलेशन ऑल्सो क्रिएट प्रोड्यूस डोपामिन, ठीक है। तो वो करो, उससे ऊपर जाओ,
कुछ भी ऐसा करो। तो अगर आपकी चॉइस है, आप उसे नेचुरल चीज़ों से ऊपर ले जाना चाहते हो या ड्रग से जल्दी जाएगा पर उतनी जल्दी वापस भी आएगा, शाम को अच्छा लगेगा, फिर अगले दिन फिर यू आर एट द सेम स्टेज। तो रेदर देन दिस मुझे ऐसा लगता है कि ट्रेन योरसेल्फ टू बी हियर, बेयर दैट पेन, रहो। दिक्कत क्या, लोग ब्रेकअप के बाद ना पेन से भाग रहे हैं। वी हैव टू बी देयर, आपको वो पेन को सहना पड़ेगा। जिम में बॉडी बनानी होती है ना, तो क्या बोलते हो, पेन नहीं होना चाहिए, ऐसे थोड़ी बोलते हो, वो होगा और सहना पड़ेगा, एंड देन यू बिकम स्ट्रॉन्ग ना, तभी तो आप आगे के लिए जाते हो। अब आपको आगे लोग ना वो जंप करना चाहते हैं फेस को, ये जंप करवा दो कोई, ठीक है, उसमें वो पॉसिबल है ही नहीं। जो भी आपको बोल रहा है कि वो फेस को जंप करा देगा, नहीं। और वो पेन आपको हो ही इसलिए रहा है क्योंकि आपने पहले काम नहीं किया। अगर आप रिलेशनशिप में रहकर डेली मेडिटेशन या कर रहे हो, या कोई 3 घंटे 4 घंटे आप यहाँ बेस लाइन पे रहने के लिए अपने आप को ट्रेन कर रहे हो इंडिविजुअली, तो आपको ब्रेकअप से कोई इन्फेक्ट मतलब पड़ेगा किसी के जाने पे, पर इतने उस लेवल पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ सकता, क्योंकि आपने ट्रेन किया है उस बेस लाइन पे रहने के लिए। लोगों ने ट्रेनिंग दी नहीं है, खड्डा आया गिर गए, अब उनको बाहर निकलने की ट्रेनिंग नहीं है। रोज़ आप खड्डे में खुद कूदो और निकलने की कोशिश करो, तो फिर ट्रेनिंग है। आपको पता है हाँ, कैसे निकलना है, भले ही उससे डबल खड्डा हो, पर आपको पता है निकल जाऊँगा, ठीक है, ट्रिक्स तो पता है। अब लोगों को ट्रिक पता नहीं है, वो बैठे हैं बस, सुबह ऑफिस गए, शाम को गर्लफ्रेंड से बात कर ली, सो गए। जब तक सही चल रहा था तब तक खुश थे, जब नहीं चल रहा तो रोने लग गए। व्हाट यू थिंक अबाउट डेटिंग एप्लीकेशन, एंड ये कल्चर हमारे इंडिया में क्यों इतना ग्रो नहीं है, एंड लोग क्यों इसके बारे में अभी भी प्रॉपरली खुल के बात नहीं करते। इफ़ आई एम यूजिंग अ डेटिंग एप्लीकेशन, तो मैं कभी भी नहीं बोलूँगा कि मैं एक डेट एप्लीकेशन यूज़ कर रहा हूँ किसी भी फ्रंट ऑफ पर्सन के साथ, सामने, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, इवन अपने सर्कल में भी, और सेम गोज़ टू गर्ल्स। तो ये कल्चर क्यों, और बाहर ये बहुत कूल है, डेटिंग इज़ नॉट अबाउट जस्ट हुकअप्स एंड ऑल, इट्स ऑल अबाउट मेकिंग सम फ्रेंड। पहले हम हर चीज़ में बाहर से कंपेयर कर देते हैं खुद को, पर द पॉइंट इज़, द रियलिटी इज़ कि हम अपने आप को बाहर से कंपेयर नहीं कर सकते। बाहर की लाइफ सोशलाइज नहीं है, मतलब वहाँ पे रिश्ते, इंसान की वैल्यू डिफरेंट तरीके से इंसानों को देखा जाता है। इंडिया में डिफरेंट तरीके से इंसानों को देखा जाता है। तो इंडिया में आपकी इज़्ज़त अलग तरीके से नापी जाती है, ठीक है, और बाहर आपकी इज़्ज़त अलग तरीके से नापी जाती है, ठीक है। तो बहुत मैटर करता है, पहली चीज़। दूसरी बात ये, डेटिंग ऐप की वैल्यू अपने हिसाब से ही गलत हो गई है, ठीक है। मतलब आप डेटिंग ऐप को यूज़ कर रहा है तो उन्हें पता है कि ये फिज़िकल रिलेशनशिप के लिए कर रहा है, ये रिलेशनशिप के लिए नहीं है, हुकअप्स के लिए कर रहा है, तो फिर वहाँ पे चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो सबसे पहले वो जो इमेज क्रिएट की गई है डेटिंग ऐप्स के थ्रू, वही गलत है। दूसरा, मुझे लगता है डेटिंग ऐप आर पैथेटिक, उन्हें यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वही मैंने बताया था ना, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन क्या है। डेटिंग ऐप का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन क्या है, आप अपनी कूल फ़ोटो डालते हो, गाड़ी के साथ डालते हो, यहाँ डालते हो, वहाँ डालते हो। लड़की क्या डाल रही है, अपनी हॉट फ़ोटो डाल रही है, मे बी कोई पार्टी में जा रही है, कोई सी साइड बिकनी फ़ोटो है, या कोई भी फ़ोटो है जो अट्रैक्टिव है, और लड़के वो अपनी फ़ोटो डाल रहे हैं। अब क्या हो रहा है, उसके बाद आपका जब सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ही गलत है, जिस वजह से आप लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो फिर आप रिलेशन सही कैसे बनाओगे। चाहिए तो आपको इमोशनल दिल का लड़का जो आपसे प्यार करे, पर आपका अट्रैक्शन पॉइंट क्या है। व्हाट अबाउट दैट पर्सन जो लोग बिल्कुल ही सिंपलिसिटी भी प्रेजेंट करते हैं अपने आप को। वही मैं कह रहा हूँ ना, वो तो वो डेटिंग ऐप पे चल ही नहीं पाएंगे। और पहली बात तो ये है कि लड़के को तो डेटिंग ऐप्स वाले खुद डिप्रेस फील करवाते हैं, उनको मेंबरशिप भी तो बेचनी है, तो जानबूझ के आपको मैच नहीं देंगे, लड़कियों को दिखाएंगे ही नहीं आपकी फ़ोटो, जिनकी मेंबरशिप है उनको उनकी दिखाएंगे। पहली चीज़ ये। दूसरी बात ये, लड़कियाँ को भी प्रॉब्लम है, लड़के नहीं। द मोर ऑप्शन यू हैव, द मोर कंफ्यूज पर्सनैलिटी यू विल बी। जितने ज़्यादा आपके पास ऑप्शन होंगे, उतने कंफ्यूज्ड पर्सनैलिटी आप होंगे। तो अकॉर्डिंगली हमारे पास ऑप्शंस कम होने चाहिए। ऑप्शन कम नहीं होने चाहिए, बट लिमिटेड होने चाहिए। ये नहीं बोल रहा कम होने चाहिए, बट हाँ एक लिमिट होनी चाहिए ऑप्शन पे। उसमें क्या है, एक लड़की के पास दिन में मैंने पूछा था एक लड़की से 30-40 मैच नॉर्मल लड़कियों के। अब आपको 40 लड़के मिल रहे हैं,
उसमें से आप किस बेसिस पे डिसाइड कर रहे हो कि मुझे किससे बात करनी है? किस बेसिस पे करोगे जब वो, चलो आपने उसमें से 40 लड़कों में से आपने 10 लड़कों को चुना, अब 10 लड़कों में से आप किस बेसिस पे डिसाइड कर रहे हो कि उसकी कम्युनिकेशन पावर कितनी अच्छी है? वो कब अच्छी होगी किसी लड़के की? 2 ही बार में अच्छी होगी। पहला, या तो वो एक पब्लिक स्पीकर है, ठीक है, तब उसकी कम्युनिकेशन इतनी अच्छी होगी कि वो आपको इम्प्रेस कर पाए, वो भी टेक्स्ट में। या तो फिर वो मंझा हुआ खिलाड़ी है, उसको पता है क्या लिखना है। तो ये तो लड़कियों के लिए ट्रैप बन गया। पहले तो उनका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ही गलत था, वो किस वजह से अट्रैक्ट हो रही थी। दूसरा, उनके लिए तो सब गलत हो गया, क्योंकि वो आप, जो लड़का दिल का अच्छा है, बेचारे को लिखना नहीं आ रहा मैसेज में क्या लिखूँ, वो क्रेपी मैसेज लिख रहा है, हाय क्या कर रहे हो, उस लड़की को पसंद नहीं आ रहा, वो तो और 40 लिख रहे हैं, तो तू क्या अलग लिख रहा है? समझ रहे हो? तो लड़कियों के लिए भी ख़राब है और लड़कों के लिए तो है ही, क्योंकि आप सपोज़ आप दिल के बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छी तरह किसी रिलेशनशिप को मैनेज कर सकते हो एंड यू आर वेरी गुड एट समथिंग, बट वहाँ पे वो चीज़ नहीं देखी जा रही है। वहाँ पे आपको आप वही बात आ गई कि आप सचिन को इस बेसिस पे सिलेक्ट कर रहे हो कि वो गाना कितना अच्छा गाता है, और फिर बोल रहे हो सचिन तो बेकार आदमी है। अब ऐसे क्या होगा, आप भी ऐसी ऐप पे जाओगे, आप शायद आप में कोई और क्वालिटी बहुत अच्छी हो जो बहुत सारी लड़कियों को पसंद आए, पर वो क्वालिटी दिखाने का ऑप्शन कहाँ है उस ऐप पे? नहीं है ना। तो अब आप क्या करोगे, आप सोचोगे कि मैं तो बेकार इंसान हूँ। शायद सोशल मीडिया भी इसी तरह से बनाया है। सोशल मीडिया, फिर भी सोशल मीडिया पे एक साइड है कि आप रील बना रहे हो। आप किस तरह की रील बना रहे हो? हाय गाइस, आज सुबह मैं उठाऊँ, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि इस तरह, अगर कोई लड़का इस तरह की रील डाल रहा है तो आपको उसकी साइकोलॉजी पता चल जाती है। टिंडर पे कैसे पता करोगे? समझ रहे हो? तो इंस्टाग्राम पे फिर भी एक ऑप्शन है कि आप स्टोरीज किस तरह की डालते हो। सपोज़ कि आप सुबह सुबह सूर्य नमस्कार की स्टोरी डाल रहे हो, ठीक है, या फिर आप बता रहे हो गाइस मुझे ऐसा लगता है कि फेल होना ज़रूरी है, कल मैं इस चीज़ में फेल हुआ पर आई एम लर्निंग इट, देखो। अब वो कैसे बताओगे टिंडर पे? या शायद आप में एम्पैथी है, आप लोगों की प्रॉब्लम समझते हो, तो वो कैसे बताओगे? वो इंस्टाग्राम पे भी नहीं बता पाओगे आप जब तक इन पर्सन नहीं मिलोगे। मैं तो ये बोलता हूँ रिलेशनशिप की एज जो है वो मैक्सिमम टाइम तो एज है 25-26 से पहले ही, या 27 से पहले मान लो आजकल तो तब जितना हो सके एक फ्रेंड सर्कल में बैठ के लोगों से मिलने की कोशिश करो। बट आपने काफ़ी अच्छी डीपली साइड बताई डेटिंग एप्लीकेशन की, जो मैं भी पर्सनली रियलाइज़ करता हूँ, और इवन मैं खुद एक डेटिंग एप्लीकेशन ऑन करता हूँ, तो मुझे पता है कि उसके अंदर क्या चीज़ें होनी चाहिए क्या नहीं। तो हमने जब डिज़ाइन भी करी उसको, तो इसी तरीके से सोचा कि मैं सर्कल, फ्रेंड्स और लोग क्या सोचते हैं किसी एक पर्सन को चूज़ करने से पहले, और उसमें क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो जिसके लिए आपने नाम बताया, टिंडर और भी बहुत सारे हैं, उनको बहुत अच्छे लेवल पे एनालाइज़ किया, देन वी सी कि यार वहाँ पे वो चीज़ क्वालिटी नहीं है, वहाँ पे क्या चल रहा है, स्वाइप। तो हमारा मेन मोटिव था, क्योंकि अभी शायद आपने हमारी एप्लीकेशन यूज़ नहीं करी, बट इन फ्यूचर कभी भी आप यूज़ करोगे या किसी को रिकमेंड करोगे, देयर इज़ अ ऑप्शन जहाँ पे लड़कों को बहुत अच्छे लेवल पे मैचेस मिलते हैं, बिकॉज क्योंकि वहाँ पे उनकी क्वालिटीज़ होती है, वो सिर्फ उन्होंने जो लिखी है उस पर डिपेंड नहीं करता, उन्होंने वो जो वाकई एक्टिविटी यूज़ करी है उस एप्लीकेशन में, तो उस पर डिपेंड करती है। दूसरी एप्लीकेशन के लिए बिल्कुल आपने अच्छी चीज़ बोली कि वो मैचेस नहीं देते। क्यों? अगर मैचेस देंगे तो इनकी मेम्बरशिप नहीं सेल आउट होगी। हम लोग मैचेस ज़्यादा प्रोवाइड कराते ताकि वो एटलीस्ट बात तो करना स्टार्ट करें। बात करेंगे तो दे नो एक दूसरे के बारे में, सोशल मीडिया हैंडल को शेयर करेंगे, कॉलिंग नंबर शेयर करेंगे, और एटलीस्ट बात हो, और मिनिमम चीज़ों पर बात हो ताकि वो ईजिली कनेक्ट हो। अगर मैचेस नहीं देंगे तो कोई भी एप्लीकेशन चलना बहुत मुश्किल है, पर मैचेस देना बहुत ज़रूरी है। पर डेटिंग से हम बिल्कुल सहमत हो आपसे कि हाँ, डेटिंग एप्लीकेशन सोशल मीडिया से अलग लेवल पे काम करती है, और लोगों के पास ऑप्शन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो वो हो जाते हैं कन्फ्यूज़। अब जब वो कन्फ्यूज़ होते हैं रॉन्ग चीज़ को बोलते हैं, और लोगों के पास पता ही नहीं ना कि सामने वाला कितना सही है। अब वो सारी बात घूम फिर के वहीं आ जाती है, सेल्फ अवेयरनेस, मतलब सेल्फ केयर, ठीक है। जो लड़की ने खुद पे काम किया ना वो कंफ्यूज नहीं होगी, उसको क्या चाहिए उसे पता है। वो ये लॉलीपॉप देख के ना वो मतलब पिसलेगी नहीं। लॉलीपॉप क्या है, मतलब आपका पैसा, लुक्स, एब्स, इन सब को देख के जो भी शो कर रहे हैं वो लॉलीपॉप देख के पिसलेगी नहीं। उसको पता है क्या है व्हाट आई वांट, बिकॉज उसने अपने ऊपर काम किया। हाई वैल्यू वूमेन होगी तो, और हाई वैल्यू वूमेन के पास टाइम नहीं है कि वो डेटिंग ऐप यूज़ करें। ये
न्यू कमर्स के लिए बेसिकली जो नए नए जोनर से आए मैदान में आए उनके लिए। सो अभी ख़त्म करते हैं इस पॉडकास्ट को। डेफिनेटली हम लोग एक पॉडकास्ट और करेंगे इन फ्यूचर में। बहुत मज़ा आया आपसे। आप कुछ कहना चाहोगे हमारे व्यूअर्स और लिसनर को, कुछ भी जो आपको अच्छा लगे? बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि इस पूरे पॉडकास्ट में रिलेशनशिप के बारे में बात हुई है और मुझे ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप अभी बहुत बड़ा वाइड टॉपिक है, बट जितना भी हम समझा पाए, जितना भी आप लोग समझ पाए उसके लिए शुक्रिया। और अगर आप एंड तक देख रहे हैं, अभी तक देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब दिस चैनल और आगे भी बहुत अच्छा आने वाला होगा कुछ ना कुछ। हम आए हैं तो और भी अच्छे लोग आएंगे, और सब्सक्राइब करो, लाइक करो। और बाकी रिलेशनशिप में शायद इतना वाइड टॉपिक है कि हमें 3-4 पॉडकास्ट लग जाएंगे करने में, पर इसमें होप्स हो कि आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा और आपकी थिंकिंग बदली होगी रिलेशनशिप्स को लेकर और प्यार को लेकर। सो गाइज़, अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगता है, जीत भाई के साथ बात करके बहुत मज़ा आया। आपकी कोई भी क्वारी, कोई भी डाउट हो, आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। हम डेफिनेटली उन पॉइंटों को लेकर नेक्स्ट टाइम जीत भाई से बात करेंगे। वो थोड़ा वाइड डिटेल के अंदर रिलेशनशिप लव को लेकर एक वाइल्ड टॉपिक पे बेसिकली बात करेंगे, ताकि हम आपको और ज़्यादा डीपली समझा पाएँ। और होपफुली आपको ये हमारा पॉडकास्ट अच्छा लगा हो। और आपको कोई भी क्वारी आती है, आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो मुझे सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम, आपका फेसबुक। आप चाहो तो खुद मेरे को मैसेज कर सकते हो पर्सनल लेवल में, उसका नंबर मैं आपको दे दूँगा। और ऐसा ही प्यार और सपोर्ट हमें देते रहें। तब तक के लिए बाय बाय।